अध्याय 91। यह जेड स्लिप सचमुच चमत्कारिक है। इतना छोटा टुकड़ा इतनी सारी जानकारी संजो सकता है। लू किंग की आंखें विस्मय से भर गईं। उन्हें जेड स्लिप से विरासत संबंधी अधिकांश जानकारी पहले ही मिल चुकी थी और इस जानकारी से उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। यह उनके पिछले अनुमानों से थोड़ा भिन्न था। यह जेड स्लिप उस रहस्यमय सत्ता द्वारा नहीं छोड़ी गई थी जिसने जेड रूपांतरण गुफा खोली थी, बल्कि इसे दिवंगत पूर्व दिव्य क्षेत्र के गुरु ने उनके सामने बनाया था। हालांकि जब उन्होंने यह विरासत में मिली जेड स्लिप बनाई तो उन्होंने बाहरी गुफा में पाए गए रहस्यमय प्रतीकों के बारे में अपनी समझ का कुछ अंश इसमें जोड़ा, जिससे दोनों के पैटर्न कुछ हद तक समान हो गए। जेड स्लिप से लू किंग को वह सारी जानकारी भी मिली जो वह जानना चाहता था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल फ्र वेबसाइट खोजें। सबसे पहले उनके सामने मौजूद पूर्व दिव्य गुरु के बारे में। जेड स्लिप में इस दिव्य गुरु द्वारा छोड़ी गई जानकारी के अनुसार उनका नाम ली वेटियन था। वे एक समय के प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपनी शक्ति से दुनिया को हिला दिया था। पूर्व स्वर्गीय लोक में भी उन्हें शीर्ष प्राणियों में से एक माना जाता था। अपनी असाधारण साधना शक्ति से उन्होंने एक बार आसपास के देशों के पूर्व दिव्य गुरुओं के एक समूह को पराजित कर दिया था, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। दुर्भाग्यवश पूर्व स्वर्गीय गुरुओं का भी एक दिन अंत हो जाता है। यदि वे उच्चतर स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं तो पूर्व स्वर्गीय स्वामी अधिकतम 300 वर्षों तक ही जीवित रह सकते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ली वेटियन ने सफलता के अवसर की तलाश में हर जगह खोजबीन की। अंततः जब उनका जीवन समाप्त होने वाला था तब उन्हें ये रहस्यमय स्थान मिला। जब ली वेटियन ने पहली बार जेड ट्रांसफॉर्मेशन गुफा की खोज की तो वह बेहद प्रसन्न हुए, क्योंकि गुफा का द्वार खोलने वाली रहस्यमयी शक्ति द्वारा छोड़े गए प्रतीकों में उसने एक उच्चतर लोक में प्रवेश करने का अवसर देखा। उस समय जब उसकी जीवन अवधि बहुत कम बची थी उसने तुरंत खुद को गुफा में बंद कर लिया, इस उम्मीद में कि वह बाहर निकल आएगा। दुर्भाग्यवश अपनी घटती उम्र और कमजोर मनोबल के साथ साथ गुफा की सुरक्षा को तोड़ने के दौरान हुए भारी नुकसान और चोटों के कारण पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव की सहायता के बावजूद वह आगे नहीं बढ़ पाया। उसकी ऊर्जा और मनोबल लगभग समाप्त हो चुके थे और वह उस उच्चतर लोक तक पहुंचने में असमर्थ था। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शानदार जीवन के अंतिम वृतांत के रूप में ये सारी जानकारी जेड स्लिप में दर्ज कर ली थी। जानकारी के अंत में लू किंग ने ली वेटियन द्वारा छोड़ा गया एक अंश देखा। अफसोस, जवानी में मुझे दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना बहुत पसंद था। मैं हर चीज में जीतना चाहता था। साधना में सफलता प्राप्त करने के बाद मैंने पूरे देश में युद्ध किया, प्रसिद्ध गुरुओं को चुनौती दी, अनगिनत शत्रुओं को हराया और असीम यश अर्जित किया। मेरे पूरे जीवन में मेरी प्रतिष्ठा ने मेरे साथियों को ओवरशैडोड कर दिया, जिससे कई मार्शल आर्ट के प्रतिभाशाली लोग मेरे सामने फीके पड़ गए और महज मेरे सहायक बनकर रह गए। अपने जीवन के उत्तरार्ध में मुझे अंततः यह एहसास हुआ कि प्रसिद्धि की खोज में मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। मेरा जीवन काल लगभग समाप्त हो चुका था। हालांकि मुझे एक अवसर मिला, लेकिन मेरी सीमित जीवन अवधि के कारण मैं उस सर्वोच्च रहस्यमय क्षेत्र तक नहीं पहुंच सका। अफसोस, पश्चाताप और शोक। मुझे आशा है कि आने वाली पीढ़ियां मेरे अनुभव से सीख लेंगी। साधना में अभ्यास के मार्ग पर ही ध्यान केंद्रित करें। प्रसिद्धि और धन की खोज में अपना कीमती समय बर्बाद न करें। इसे अच्छी तरह याद रखें। ली वेटियन के अंतिम शब्द पढ़ने के बाद लू किंग चुप हो गई। वह ली वेटियन की अनिच्छा और पछतावे को उसके शब्दों से महसूस कर सकता था। स्पष्टतः उन्होंने उस बहुप्रतीक्षित उच्चतर अवस्था को छू लिया था, लेकिन अपनी सीमित जीवन अवधि के कारण वे अंततः उसमें प्रवेश नहीं कर सके। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उस समय ली वेटियन को कितना पछतावा हुआ होगा, लेकिन उनके शब्दों से यह स्पष्ट था कि उन्हें प्रसिद्धि और धन की होड़ में अपने जीवन के सबसे अच्छे समय को बर्बाद करने का गहरा अफसोस था। साधना का ध्यान अभ्यास पर ही केंद्रित होना चाहिए। ये दुख की बात है कि सीनियर ली वेटियन को ये बात बहुत देर से समझ आई। लू किंग ने आह भरी। हालांकि दूसरी ओर ली वेटियन की अद्वितीय शक्ति, जिसने उनके समकालीनों को दबा दिया, संभवतः उनकी प्रतिस्पर्धी प्रकृति से संबंधित थी। अगर उसने इतने लंबे समय तक विरोधियों से लड़ाई न की होती तो शायद वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग न कर पाता और पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र के शिखर तक न पहुंच पाता। इसलिए ये कहना वास्तव में मुश्किल है कि उनकी प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति ने अंततः उन्हें बनाया या बिगाड़ा। ली वेटियन, अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो मैं आपके जीवन के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करूंगा। जेड स्लिप में ली वेटियन ने अपने विशिष्ट कार्यों का विवरण दिए बिना केवल संक्षेप में अपना परिचय दिया था। इस दुनिया के बारे में लू किंग के सीमित ज्ञान को देखते हुए उसने इस गुरु के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अवशेषों को देखकर यह पता नहीं चल पाया है कि उसकी मृत्यु को कितने वर्ष हो गए थे। इस दुनिया की अधिकांश चीजें समय के बदलाव को सहन नहीं कर सकती। इतने लंबे समय के बाद ये कहना मुश्किल है कि उनके बारे में कितनी कहानियां अभी भी प्रचलित हैं। कुछ देर सोचने के बाद लू किंग ने अपना ध्यान अन्य जानकारियों की ओर मोड़ा। ली वेटियन द्वारा छोड़ी गई जानकारी में उन्होंने गुफा की उत्पत्ति के बारे में भी कुछ उल्लेख किया है। ली वेटियन के अनुसार ये गुफा बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थी। उन्होंने इसे एक प्राचीन पुस्तक में मौजूद कुछ खंडित अभिलेखों के आधार पर खोजा था, जो उन्हें संयोगवश प्राप्त हुई थी। मूल रूप से यहाँ कुछ रक्षात्मक संरचनाएं थीं, लेकिन लंबे समय बीतने के कारण जब वह आया तो संरचनाएं कमजोर हो चुकी थीं और उसने एक एक करके उन्हें भेद दिया।
फिर भी रक्षात्मक संरचनाओं को तोड़ने में उनकी काफी ऊर्जा खर्च हो गई, जो अंततः उनके असफल होने का एक कारण था। ये देखकर लू किंग को आखिरकार बात समझ आ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें और जियाओ ली को अंदर जाते समय किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। वह इस बात से हैरान थे कि इतनी चमत्कारी जगह पर कोई सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। पता चला कि इस दिव्य गुरु ने उनके लिए सारी बाधाएं दूर कर दी थीं। ली वेटियन ने ज़ेड स्लिप में उल्लेख किया है कि जब वह पहली बार गुफा में दाखिल हुआ तो वह अंदर के दृश्य को देखकर चकित रह गया था। सबसे पहले पत्थर के चबूतरे पर एक आध्यात्मिक तरल संघनित हो रहा था, एक दुर्लभ खजाना जिसे उसने केवल प्राचीन पुस्तकों में दर्ज देखा था, जिसे पृथ्वी शिरा आध्यात्मिक तरल कहा जाता था। यह आध्यात्मिक तरल पदार्थ मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता था, जीवन काल बढ़ा सकता था और साधना क्षमता में सुधार कर सकता था, जो अनगिनत मार्शल आर्टिस्टों का सपना था। उन्हें इतनी छिपी हुई पहाड़ी घाटी में इसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। दुर्भाग्यवश ऐसा खजाना आम लोगों और जन्मोत्तर लोक के मार्शल आर्टिस्टों के लिए, यहाँ तक कि साधारण पूर्व स्वर्गीय गुरुओं के लिए भी अत्यंत लाभदायक था। लेकिन ली वेटियन के लिए, जो पूर्व दिव्य क्षेत्र की सीमा तक पहुंच चुका था और अपने जीवन के अंत के करीब था, इसका कोई खास उपयोग नहीं था, क्योंकि एक पूर्व दिव्य गुरु की जीवन अवधि की सीमा प्रकृति के नियमों द्वारा निर्धारित की गई थी। इसलिए पृथ्वी शिरा आत्मा तरल जैसे दुर्लभ खजाने भी इन नियमों को तोड़ नहीं सकते थे। इसलिए भले ही ली वेटियन पत्थर के चबूतरे पर मौजूद सारा आध्यात्मिक तरल पी ले, इससे केवल गुफा में घुसने के दौरान लगी चोटें ही ठीक होंगी, इससे अधिक कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अर्थ वेन स्पिरिट लिक्विड के अलावा ली वेटियन को सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात वे रहस्यमय प्रतीक थे जो उस सत्ता द्वारा छोड़े गए थे जिसने जेड ट्रांसफॉर्मेशन केव को खोला था, जिसका उपयोग स्पिरिट लिक्विड को संघनित करने के लिए किया जाता था। उन प्रतीकों से ली वेटियन को पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र से ऊपर के क्षेत्र से संबंधित रहस्यमय शक्ति का एक संकेत मिला। उस क्षण जब उनका जीवन काल अपने अंत के करीब था, उन्होंने पत्थर के चबूतरे में रखे लगभग 1000 साल पुराने मादक पेय को एक ही घूंट में पी लिया। फिर उसने खुद को अलग कर लिया, इस उम्मीद में कि उसे अभी अभी प्राप्त हुई अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक तरल की शक्ति से सफलता मिल जाएगी। अप्रत्याशित रूप से वह अंत में फिर भी असफल रहा। उसकी ऊर्जा और मनोबल पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और वह पूर्व स्वर्गीय स्तर से ऊपर के उस रहस्यमय क्षेत्र तक नहीं पहुंच सका। अध्याय 92। ली वेटियन के अनुभवों के बारे में पढ़ने के बाद लू किंग एक बार फिर चुप हो गया। उसने अपने पिछले विचारों को त्याग दिया, यह महसूस करते हुए कि इस आदमी का भाग्य असाधारण रूप से खराब था। यदि उनकी आयु थोड़ी अधिक होती या यदि वे यहाँ पहले आ गए होते तो उन्हें मंत्रों को समझने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता। यदि ऐसा होता तो शायद वे और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर पाते और पूर्व स्वर्गीय स्तर से भी आगे बढ़ पाते। दुर्भाग्यवश इस दुनिया में कोई अगर नहीं होता। भाग्य इतना निर्दयी है कि ली वेटियन को ये जेड गुफा ठीक उस समय मिली जब उनका जीवन अपने अंत के करीब था। उनके पास केवल एक हताश प्रयास करने के अलावा कोई चारा नहीं था, जो अंततः असफल रहा। इतनी निराशा का अनुभव करने, आशा देखने और फिर से निराशा में डूबने के बावजूद ली वेटियन अंततः पागल नहीं हुए। उन्होंने शांत भाव से अपने अंतिम शब्द लिखे और भविष्य के साधकों को अपनी गलतियों से सीखने की सलाह दी। इस प्रकार का संयम वास्तव में दिव्य स्तर के शिखर पर पहुंचे एक मार्शल आर्ट मास्टर के लिए उपयुक्त है। मृत्यु के निकट होने पर भी वे अविचलित रहे। 0.97%, 98%, 99%, 100%। तकनीक का सिमुलेशन पूरा हो गया है। क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? लू किंग जब सोच में डूबा हुआ था, तभी उसकी दृष्टि में एक संकेत प्रकट हुआ। शायद ली वेटियन द्वारा छोड़ी गई तकनीकों की गहन प्रकृति के कारण इस सिमुलेशन में सामान्य से कहीं अधिक समय लगा। लू किंग ने अपनी स्क्रीन पर आए संकेत को देखा और चुपचाप हाँ चुन लिया। अगले ही पल तकनीक से जुड़ी अनगिनत जानकारियां और अंतर्दृष्टियां उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं। लू किंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और काफी देर बाद आखिरकार वह अपने ज्ञानोदय से जागा। तो ये सिर्फ एक पूर्व आकाशीय तकनीक है। लू किंग की आंखों में समझदारी की झलक दिखाई दी और वह मन ही मन बुदबुदाने लगा। वास्तव में ली वेटियन द्वारा जेड पर्ची में अंकित सभी तकनीकें पूर्व दिव्य स्तर की थीं, जो उनकी जीवन भर की गौरवपूर्ण उपलब्धियां थीं। उसमें निम्न स्तर की, जन्मोत्तर स्तर की कोई तकनीक नहीं थी। ली वेटियन को इस बात का गर्व था। उनके विचार में उनकी जेड पर्ची को पढ़ने के योग्य व्यक्ति को कम से कम अपनी आत्मशक्ति को प्रवर्धित करके पूर्व दिव्य स्तर में प्रवेश कर लेना चाहिए। ऐसे मार्शल आर्टिस्टों के लिए जन्मोत्तर स्तर की तकनीकों का कोई उपयोग नहीं होगा। उन्होंने अपनी विरासत में मिली जेड पर्ची में ऐसी निम्न स्तर की तकनीकों को अंकित करने से घृणा की। ली वेटियन ने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि लू किंग जैसा कोई व्यक्ति, जो भावी पीढ़ियों से आया एक अपवाद है, बिना आत्मशक्ति के विरासत में मिली जेड पर्ची में लिखी जानकारी को पढ़ सकता है। जन्मोत्तर अवस्था से पूर्व दिव्य अवस्था में प्रवेश करने की कुंजी अपनी आत्मा की शक्ति को संयमित करने, आत्मा के माध्यम से संसार की ऊर्जा को महसूस करने, बाधाओं को तोड़ने और ऊर्जा को शरीर में आकर्षित करने में निहित है। तकनीक की जानकारी प्राप्त करने के बाद लू किंग ने जन्मोत्तर अवस्था से पूर्व आकाशीय अवस्था में प्रवेश करने के महत्वपूर्ण बिंदु को तुरंत समझ लिया। हालांकि ये समझ उसके लिए किसी काम की नहीं थी। कहावत है, मजबूत शरीर मजबूत आत्मा का पोषण करता है। केवल पर्याप्त रूप से मजबूत शरीर ही शक्तिशाली आत्मा का पोषण कर सकता है। आत्मा की शक्ति को निखारने के लिए भौतिक शरीर का अत्यंत सुदृढ़ अवस्था में होना आवश्यक है, तभी सफलता की संभावना है। मार्शल आर्ट साधना के अनुसार जन्मोत्तर अवस्था में पूर्णता प्राप्त करना आवश्यक है, जिसमें रक्त, ऊर्जा, नसें, हड्डियां और आंतरिक अंग सभी अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं।
फिर गुप्त तकनीकों के माध्यम से आत्मा को बार बार प्रज्वलित करना पड़ता है, तभी सीमाओं को पार करना और आत्मशक्ति को समझना संभव होता है। लू किंग वर्तमान में छी और रक्त क्षेत्र की केवल मामूली उपलब्धि अवस्था में था, जन्मोत्तर क्षेत्र की पूर्णता से बहुत दूर। इसलिए भले ही उसने ली वेटियन की दिव्य तकनीकों को प्राप्त कर लिया था, वह अभी तक उनका अभ्यास करने के योग्य नहीं था। उसे अभी भी चरण दर चरण प्रगति करनी थी, जन्मोत्तर क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंचना था, तभी वह इन पूर्व दिव्य तकनीकों का अभ्यास कर सकता था। फिर भी लू किंग को अपार लाभ हुआ। कम से कम इन दिव्य तकनीकों के साथ भविष्य में साधना के लिए तकनीकों की कमी नहीं रहेगी। उसके गुरु द्वारा सिखाई गई स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी आंतरिक अंगों के स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। अब जब उसके पास दिव्य तकनीकें भी हैं, तो उसे केवल अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अपनी विशेष क्षमता की सहायता से दिव्य स्तर प्राप्त करना अब कोई असंभव आशा नहीं रह जाएगी। बहुत ही प्रसन्न मन से लू किंग ली वेटियन के अवशेषों को घाटी से बाहर ले गई और गुफा में लौटने से पहले उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया। गुफा में लौटने के बाद भी उसने पृथ्वी शिरा के आध्यात्मिक तरल को नहीं छुआ। इसके बजाय वह गुफा की दीवार के सामने खड़ा होकर जेड की दीवार पर खुदे रहस्यमय पैटर्न का अवलोकन करने लगा। विरासत में मिली जेड पर्ची में ली वेटियन ने इन रहस्यमय आकृतियों की बहुत प्रशंसा की थी। उन्हें रून आकृति कहा था और इनसे उन्हें पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र से परे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। ली वेटियन के अंतिम शब्दों के अनुसार यदि उनकी जीवन सीमा थोड़ी देर से आती, जिससे उन्हें इन रून को समझने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता, तो वे निश्चित रूप से सीमाओं को पार कर पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र से परे पहुंच जाते। इससे स्वाभाविक रूप से लू किंग की जिज्ञासा इन रहस्यमय आकृतियों के बारे में बढ़ गई। वह देखना चाहता था कि क्या उसकी विशेष क्षमता इनसे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकती है। अपनी विशेष क्षमता को सक्रिय करते हुए लू किंग ने रहस्यमय आकृतियों पर गहनता से ध्यान केंद्रित किया। उसने काफी देर तक देखा। 15 मिनट बाद जब लू किंग को लगा कि उसकी विशेष क्षमता भी इन रहस्यमय आकृतियों के रहस्यों को भेद नहीं सकती, तभी उनमें से एक घना सुनहरा प्रकाश निकला। एरे रून्स, जादुई शक्ति रखने वालों द्वारा उत्कीर्ण रहस्यमय रून्स, जिनमें जादू समाहित होता है और जो पृथ्वी की ऊर्जा को निर्देशित और एकत्रित करने में सक्षम होते हैं। रून्स का मार्ग उन महान प्राणियों द्वारा निर्मित जिन्होंने दुनिया की सभी वस्तुओं की बनावट का अवलोकन किया और जिनमें स्वाभाविक रूप से हर चीज से संवाद करने की रहस्यमय शक्ति निहित है। रून्स का मार्ग, रून्स के निरंतर बदलते विभिन्न संयोजन कई अविश्वसनीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। विरासत मिल गई है, क्या आप इसे सिमुलेट और डाउनलोड करना चाहेंगे? लू किंग स्तब्ध रह गई। फिर उसके हृदय में परमानंद की लहर दौड़ गई। रून अक्षरों के बारे में प्रारंभिक पंक्तियां तो समझ में आ गईं। आखिरकार ली वेटियन की जानकारी ने उन्हें इन आकृतियों की रहस्यमय शक्ति के लिए कुछ हद तक तैयार कर दिया था। हालांकि अंतिम पंक्ति ने उनकी अपेक्षाओं को बहुत ही झटपट पार कर दिया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन रहस्यमय पैटर्न में केवल तकनीकें ही नहीं, बल्कि एक विरासत भी छिपी होगी। लू किंग ने अपनी क्षमता के अनुसार प्रयुक्त विरासत शब्द पर ध्यान दिया। विरासत कहलाने योग्य कोई भी चीज अत्यंत पूर्ण होनी चाहिए। बिना किसी झिझक के उसने इसे सिमुलेट करने और डाउनलोड करने का विकल्प चुना। फिर उसने अभूतपूर्व गंभीरता के साथ अपने सामने मौजूद रहस्यमय आकृतियों को ध्यान से देखा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में देखने के लिए गूगल पर novelfra.net वेबसाइट खोजें। सिमुलेशन डाउनलोड शुरू हो रहा है। वर्तमान प्रगति 1%, 2%। उसकी दृष्टि में प्रगति पट्टी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन लू किंग को कोई जल्दी नहीं थी। सिमुलेशन डाउनलोड जितना धीमा होगा, मंत्रों में निहित विरासत उतनी ही अधिक मूल्यवान होगी। जब उसकी दृष्टि में प्रगति पट्टी 10% पर पहुंच गई, तो वह रुक गई। लू किंग एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर थोड़ी देर सोचा। उसने गुफा की दीवार के दूसरे हिस्से पर जाकर उन प्रतीकों का अवलोकन करना जारी रखा। कुछ ही समय बाद उसकी दृष्टि में प्रगति पट्टी फिर से चलने लगी। इस प्रकार जब भी प्रगति पट्टी रुकती, लू किंग अन्य प्रतीकों का अवलोकन करने के लिए गुफा की दीवार के एक अलग हिस्से पर चली जाती। जब उसने गुफा में दिखाई देने वाले सभी प्रतीकों का अध्ययन कर लिया, तो अंततः उसने अपनी दृष्टि में प्रगति पट्टी को अपने अंत तक पहुंचते हुए देखा। 0.97%, 98%, 99%, 100%। सिमुलेशन डाउनलोड पूरा हो गया है। क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? अपनी आंखों के सामने आए निर्देश को देखकर लू किंग उत्साह से भर गया और उसने इसे सीखने का फैसला किया। अध्याय 93। जैसे जैसे लू किंग ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, एक बार फिर से अंतर्दृष्टियों का सैलाब उनके मन में उमड़ पड़ा। इस बार ये अंतर्दृष्टियां अभूतपूर्व बल के साथ आईं। लू किंग अचानक से इस स्थिति में फंस गया और उसने जानकारी को पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए तुरंत खुद को शांत किया। दिव्य रून संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को स्वर्ग और पृथ्वी को अपना शिक्षक मानना चाहिए। दुनिया की सभी चीजों के स्वरूपों का अवलोकन करना चाहिए। आध्यात्मिक रून बनाने चाहिए और हर चीज के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। पहले के किसी भी अनुभव के विपरीत इस बार एक भव्य आवाज लू किंग के दिमाग में गूंजी, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह दाव की ध्वनि सुन रहा हो और उसकी आत्मा अनायास ही उसमें लीन हो गई। पास ही में जियाओ ली ने देखा कि लू किंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से स्थिर खड़ा हो गया। एक नजर डालने के बाद उसने उसे अनदेखा कर दिया। 2 पैरों वाला ये जानवर अक्सर ऐसा करता था और उसे इसकी लंबे समय से आदत हो चुकी थी। श्याओ ली पत्थर के चबूतरे को निहारती रही। उसे यह आभास हो गया था कि पत्थर के चबूतरे पर रखी वस्तुएं उसके लिए बहुत लाभदायक होंगी।
दुर्भाग्यवश 2 पैरों वाले उस जानवर ने अभी तक उसे उन्हें छूने नहीं दिया, इसलिए वह केवल देख और लार टपका सकता था। लू किंग को इन अंतर्दृष्टियों को ग्रहण करने में काफी समय लगा। इतना लंबा समय बीत गया कि जियाओ ली ने कई बार ऊपर देखकर यह सुनिश्चित किया कि कहीं वह सो तो नहीं गया। अंततः लू किंग ने अपनी आंखें खोली, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों से सीखते हुए रून का मार्ग वास्तव में मार्शल आर्ट अभ्यास से एक अलग प्रणाली है। लू किंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। इन रहस्यमय आकृतियों में छिपी विरासत उनकी कल्पना से कहीं अधिक जादुई थी। यह मार्शल आर्ट की साधना से बिल्कुल अलग अभ्यास प्रणाली थी। मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण रक्त और ऊर्जा, नसों और हड्डियों तथा आंतरिक अंगों को मजबूत करने से शुरू होता है, जिसका उद्देश्य परम शारीरिक शक्ति प्राप्त करना होता है। अंततः व्यक्ति आत्मा को मजबूत करता है, स्पर्श बिंदुओं को भेदता है, आंतरिक और बाहरी स्व को एकीकृत करता है और दिव्य अवस्था प्राप्त करता है। इसके विपरीत वे ऑफ रून्स शुरू में शारीरिक शक्ति पर जोर नहीं देता है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों को समझने, सभी चीजों में निहित प्रतीकों को समझने पर जोर देता है। एक बार सिद्धांत समझ में आ जाएं, तो शक्ति पर नियंत्रण स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाता है, बिना किसी जानबूझकर प्रयास के। इसलिए रून विद्या को समझने के लिए अत्यंत उच्च स्तर की समझ की आवश्यकता होती है। पर्याप्त समझ के बिना कोई व्यक्ति जीवन भर अध्ययन कर सकता है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि दरवाजे के भीतर प्रवेश करने में भी असमर्थ रहेगा। मुझे लगा कि मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण काफी कठिन है, जिसमें 10 अभ्यासकर्ताओं में से केवल एक ही रक्त और ची को जोड़ने का रहस्य समझ पाता है, ताकि ची और रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर सके, जो कि पहले से ही एक कम संभावना है। लेकिन रून का मार्ग उससे 1000 गुना अधिक कठिन है। 10,000 में से केवल एक में ही इसके लिए योग्यता होती है। ये वास्तव में सबसे चुनौतीपूर्ण मार्ग है। लू किंग आश्चर्यचकित रह गया। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर .net वेबसाइट खोजें। वे ऑफ रून्स में प्रवेश करने की कठिनाई अकल्पनीय रूप से उच्च थी, जिसके मुकाबले मार्शल आर्ट प्रशिक्षण सरल प्रतीत होता था। कम से कम मार्शल आर्ट में भले ही कोई ची और रक्त के स्तर तक न पहुंचे, फिर भी उनके पास अच्छी शारीरिक क्षमता और मार्शल कौशल हो सकते हैं, जो उन्हें आम लोगों की तुलना में अधिक मजबूत बनाते हैं। लेकिन रून विद्या में यदि कोई व्यक्ति सिद्धांतों को नहीं समझ पाता है, तो वह आम लोगों से अलग नहीं होता है। लू किंग को तो ये भी संदेह था कि रून के मार्ग की विरासत इसलिए लुप्त हो गई क्योंकि इसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था, और यहाँ तक कि पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में ली वेटियन जैसे गुरु ने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना था, जिससे केवल ये जैड गुफा ही नियति के लिए एक अवसर के रूप में बची थी। दुर्भाग्यवश उन्हें जो विरासत मिली उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं था। इसमें केवल इतना ही कहा गया था कि यह विरासत डिवाइन रून सेक्ट नामक एक रहस्यमय संप्रदाय द्वारा छोड़ी गई थी। इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी गई थी। दिव्य रून संप्रदाय का सिद्धांत था स्वर्ग और पृथ्वी से सीखना, सभी चीजों से अपने अद्वितीय रून को समझना और प्राकृतिक स्वतंत्रता पर जोर देना। संप्रदाय की प्रथाएं अत्यंत सहज थीं, अन्यथा ये गायब नहीं होता और भाग्य के चुने हुए लोगों के लिए एक अवसर के रूप में इस जैड गुफा को पीछे नहीं छोड़ता। हालांकि इसका मतलब ये है कि अर्थवेन स्पिरिट लिक्विड का इस्तेमाल संयम से करना चाहिए। दिव्य रून संप्रदाय की विरासत में एक गुप्त तकनीक शामिल थी, जो शिष्यों को अपने भौतिक शरीर को जन्मोत्तर पूर्णता तक पहुंचाए बिना अपनी आत्मा की शक्ति को मजबूत करने की अनुमति देती थी। लेकिन इस तकनीक के लिए पृथ्वी शिरा आत्मा तरल की सहायता की आवश्यकता होती थी। ली वेटियन द्वारा छोड़ी गई जैड की पर्ची से लू किंग ने आत्मा की शक्ति के महत्व को समझा। आत्मशक्ति को जन्मोत्तर लोक से पूर्वलोक तक पहुंचने की कुंजी और सेतु माना जा सकता है। आत्मशक्ति को समझे बिना, चाहे किसी की योग्यता कितनी भी अच्छी हो, कौशल कितना भी मजबूत हो या ज्ञान कितना भी गहरा हो, वह जन्मोत्तर और पूर्वलोक के बीच की खाई को पार नहीं कर सकता। अब जब लू किंग को पता चल गया था कि डिवाइन रून सेक्ट की विरासत में आत्मा की शक्ति को पहले से समझने की तकनीक शामिल है, तो वह इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता। वह तुरंत पत्थर के चबूतरे पर गया और गड्ढे में मौजूद पृथ्वी शिरा आत्मा तरल की जांच की। सौभाग्य से यहाँ पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव की कम से कम 30 या 40 बूंदें मौजूद हैं। परंपरा के अनुसार गुप्त तकनीक का उपयोग करने के लिए आत्मा शक्ति को संयमित करने के लिए अधिकतम 10 बूंदें ही पर्याप्त होती हैं। यदि 10 बूंदें बिना सफलता के उपयोग हो जाती हैं, तो आगे की बूंदें बेकार हो जाएंगी। ये पर्याप्त से अधिक है। पृथ्वी शिरा आत्मा तरल की मात्रा देखकर लू किंग ने राहत की सांस ली। उसी समय उनके मन में एक विचार आया। पृथ्वी की नसों में समाये आध्यात्मिक द्रव को ली वेटियन ने पहले ही खाली कर दिया था और उसकी एक बूंद को संघनित होने में 20 साल लग गए। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि ली वेटियन 700-800 साल पहले का कोई व्यक्ति था? 7 या 800 साल। इस दुनिया में 100 साल से अधिक का कोई भी समय एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा सकता है। ली वेटियन इतने पुराने समय की शख्सियत थे कि यह कहना मुश्किल था कि उन्हें अब भी कोई याद करता है या नहीं। श्याओ ली ने लू किंग को पत्थर के चबूतरे पर रखी वस्तुओं को घूरते हुए देखा और वह उत्साहित हो गई। वह पत्थर के चबूतरे पर कूद गया और लू किंग के कपड़ों को खींचने लगा। लू किंग ने काले जानवर की ओर देखा और पाया कि वह पत्थर के चबूतरे में मौजूद पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव की ओर इशारा कर रहा था और उसके चेहरे पर लालसा के भाव थे। क्या तुम इसे खाना चाहते हो? लू किंग ने पूछा। श्याओ ली को सिर हिलाते देख लू किंग सोचने लगी। इस खजाने को ढूंढने में काफी हद तक श्याओ ली का योगदान रहा। इसके मार्गदर्शन के बिना वह झरने के पीछे स्थित चमत्कारिक गुफा को कभी नहीं खोज पाता। चूंकि उसे पृथ्वी शिरा आत्मा का तरल चाहिए था, इसलिए उसे वह दे देना चाहिए।
इन क्षमताओं से प्राप्त जानकारियों से ये भी संकेत मिला कि यह तरल पदार्थ मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए बहुत लाभदायक था। लू किंग ने शियाओ ली के साथ कंजूसी नहीं की। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले कुछ बूंदें आजमा कर देखो। अगर काफी न हो तो और ले सकते हो। हालांकि अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड चमत्कारी था, लेकिन इसका अधिक सेवन करना हमेशा बेहतर नहीं होता था। परंपरा के अनुसार योग्यता में सुधार लाने में इसकी प्रभावशीलता की सीमाएं थीं। इसका प्रभाव पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र से नीचे के प्राणियों पर सबसे अधिक था और उससे ऊपर के प्राणियों पर यह काफी कमजोर हो गया। सामान्य नवजात शिशुओं के लिए एक बूंद उनकी क्षमता को उसकी चरम सीमा तक बढ़ा सकती है। विशेष प्राणियों के लिए अधिकतम 5 बूंदें ही ग्रहण की जा सकती हैं। इससे अधिक का सेवन व्यर्थ होगा। जियाओ ली एक आध्यात्मिक जीव था जिसे एक विशेष प्राणी माना जाता था। लू किंग ने उसे 5 बूंदें देने की योजना बनाई। लू किंग की बातें सुनकर शियाओ ली की आंखें चमक उठी और उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। यहाँ इंतजार करें। पृथ्वी की नस से निकले आध्यात्मिक तरल को उसकी आध्यात्मिकता को बनाए रखने के लिए जेड के पात्रों में संग्रहित करना आवश्यक था। सौभाग्यवश गुप्त द्वार के पीछे रसायन शास्त्र कक्ष में जेड की बोतलें थीं। लू किंग ने एक बोतल निकाली, उसे साफ किया और उसमें पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव भर दिया। फिर उसने कहा, अपना मुंह खोलो। जियाओ ली उत्सुकता से देख रही थी। ये सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई और आज्ञाकारी भाव से अपना सिर झुकाकर मुंह खोल दिया। लू किंग ने जेड की बोतल से पृथ्वी शिरा आत्मा तरल की 5 बूंदें शियाओ ली के मुंह में डालीं। काले जानवर ने अपने होठों को चाटा, मानो स्वाद का आनंद ले रहा हो, और खुशी खुशी पत्थर के चबूतरे पर लोटपोट हो गया। हालांकि उसकी खुशी क्षणिक थी। कुछ देर बाद उसे अपनी पलकें भारी लगने लगीं और जल्द ही वह पत्थर के चबूतरे पर सो गया। लू किंग को आश्चर्य नहीं हुआ। परंपरा में उल्लेख था कि पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव का सेवन करने के बाद आत्मा जीव आमतौर पर सो जाते हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी क्षमता बढ़ती है और उनका रक्त शुद्ध होता है। उसने शियाओ ली को उठाया और अपने बाहरी कपड़ों से बने घोंसले पर रख दिया। फिर उसके बगल में पालथी मारकर बैठ गया और चुपचाप उसके जागने का इंतजार करने लगा। अध्याय 94। ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स, एक पर्वतीय आत्मा जानवर, किशोर, मादा, अत्यंत तेज, नुकीले पंजों के साथ जो पत्थरों को चकनाचूर कर सकते हैं और धातु को फाड़ सकते हैं। किंवदंती के अनुसार ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स को मछली बहुत पसंद होती है, लेकिन स्वभाव से उसे पानी से नफरत होती है, जिसके कारण वह उन मछलियों के लिए तरसता रहता है जिन तक वह कभी नहीं पहुंच सकता। ये छोटा जीव वर्तमान में एक विचित्र परिवर्तन से गुजर रहा है। जागने पर इसमें महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। अपनी क्षमताओं का उपयोग करके शियाओ ली की वर्तमान स्थिति की जांच करने और कोई समस्या न पाए जाने के बाद लू किंग ने राहत की सांस ली। वह पास ही बैठा शियाओ ली के जागने का इंतजार कर रहा था और साथ ही अपनी सक्रिय क्षमताओं का उपयोग करते हुए चुपचाप दिव्य रून संप्रदाय द्वारा छोड़ी गई विरासत का अध्ययन करता रहा। रून साधना का पहला चरण मन को शांत करना और हृदय को शुद्ध करना कहलाता है। विशिष्ट श्वास और ध्यान तकनीकों के माध्यम से मन को विश्राम और शून्यता की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस अवस्था में बाहरी दुनिया का अवलोकन करने से सभी चीजों के मूलभूत स्वरूपों को देखना आसान हो जाता है, जिससे प्रेरणा मिलती है और आध्यात्मिक प्रतिध्वनि का वह क्षण मिलता है जिससे इन स्वरूपों के रहस्यों की अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। कई लोगों के लिए ये पहला कदम भी आसान नहीं होता। विश्व में अधिकांश लोग बेचैन हैं और उनके लिए शुद्ध मन बनाए रखना कठिन होता है। अनियमित विचारों से भरा मानव मन सबसे कठिन होता है और यदि सावधानी न बरती जाए तो अक्सर यह ध्यान भटकाने वाले विचारों और चिड़चिड़ापन को जन्म देता है। स्वभाव से शुद्ध हृदय वाले और आसानी से अपने मन पर नियंत्रण रखने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। इसलिए रून साधना का ये पहला चरण मन को शांत करना और हृदय को शुद्ध करना अनगिनत लोगों को असमंजस में डाल देता है, लेकिन लू किंग के लिए ये कदम मुश्किल नहीं था। हैप्पी फोर्ट की लड़ाई के बाद उन्होंने एक बार अपने मन को शुद्ध कर लिया था, जिससे उनकी युद्ध क्षमता मजबूत हुई थी। इसके अलावा उसकी अपनी क्षमताएं भी उसकी सहायता के लिए मौजूद थीं। जब उसने अपनी अधिगम अवस्था को सक्रिय किया तो वह एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर गया जो ज्ञानोदय के समान थी, जिससे उसके लिए मानसिक शून्यता की अवस्था प्राप्त करना अत्यंत आसान हो गया। इस प्रकार उन्होंने आसानी से रून साधना का पहला चरण मन को शांत करना और हृदय को शुद्ध करना पूरा कर लिया। मन को शांत करने और हृदय को शुद्ध करने में सफलता प्राप्त करने के बाद अगला कदम अवलोकन के लिए एक वस्तु का चयन करना था। किसी को इसके विकास के पैटर्न और संरचना का अवलोकन करना चाहिए, फिर इनकी तुलना विरासत में दर्ज रून के साथ करनी चाहिए, संबंधों की तलाश करनी चाहिए और रून को समझना चाहिए। इस परंपरा के अनुसार रून साधना में शुरुआती लोगों को साधारण वस्तुओं जैसे कि सामान्य घास, पत्थर या लकड़ी का अवलोकन करके शुरुआत करनी चाहिए। इससे रून प्रतीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उन्हें सत्यापित करना आसान हो जाता है। लू किंग ने चारों ओर देखा। गुफा का कक्ष जेड पत्थर में परिवर्तित हो गया था, जिसमें पत्थरों या मिट्टी की तो बात ही छोड़िए, किसी भी प्रकार का मलबा नहीं था। यह न जानते हुए कि शियाओ ली कब जागेगी, वह गुफा छोड़ने से हिचकिचा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी थैली से चांदी का एक सिक्का निकाला। आखिरकार चांदी घास या पत्थरों की तरह एक आम वस्तु है और इसे देखना मुश्किल नहीं होना चाहिए। चांदी के उस टुकड़े को हाथ में पकड़े हुए लू किंग ने उसका विस्तृत अवलोकन शुरू किया। चांदी का ये टुकड़ा मैगो द्वारा भेजे गए बॉक्स से था। ये बेहद उच्च शुद्धता वाली और सुंदर स्नोफ्लेक पैटर्न वाली शुद्ध स्नोफ्लेक चांदी है। लू किंग ने इससे पहले कभी चांदी के किसी टुकड़े को इतनी बारीकी से नहीं देखा था। मन को शांत करने और हृदय को शुद्ध करने
से प्राप्त मानसिक शून्यता की अवस्था में उसने दिव्य रून संप्रदाय की मानसिक तकनीकों के अनुसार चांदी को देखा और सामान्य से एक उल्लेखनीय अंतर महसूस किया। उसकी आंखों में चांदी बड़ी होकर दिखाई दे रही थी, जिससे कुछ विशेष पैटर्न उभर कर सामने आ रहे थे। ये पैटर्न कुछ हद तक परिचित लग रहे थे। उन्हें याद आया कि डिवाइन रून सेक्ट की विरासत में दर्ज कुछ रून अक्षरों में थोड़ी बहुत समानता थी। तो इस तरह से रून अक्षरों का सत्यापन किया जाता है। लू किंग शांत रहा, लेकिन उसके मन में एक एहसास जागा। डिवाइन रून सेक्ट की विरासत में एक सामान्य रूपरेखा शामिल थी। इसमें 300 रून दर्ज किए गए थे, जिन्हें 5 तत्वों में विभाजित किया गया था: धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी, और प्रत्येक तत्व में 60 रून थे। चांदी के इस टुकड़े पर बने पैटर्न धातु तत्व वाले रून अक्षरों से कुछ हद तक मिलते जुलते थे। यदि लू किंग इन समानताओं को समझ पाता तो वह धातु तत्व प्रतीकों का उपयोग करके चांदी पर बने पैटर्न से जुड़ सकता था। उस समय उसके हाथ में चांदी का एक टुकड़ा भी एक दुर्जेय हथियार बन सकता था, जो भयावह शक्ति को उजागर कर सकता था। हालांकि इस स्तर तक पहुंचने के लिए एक गहन क्षेत्र की आवश्यकता थी, जो संभवतः उसी रहस्यमय अस्तित्व के समान था जिसने ज़ेड में परिवर्तित गुफा कक्ष का निर्माण किया था। ये लू किंग की वर्तमान क्षमताओं से परे था। फिर भी इस अंतर्दृष्टि ने लू किंग को रून साधना के सार की गहरी समझ प्रदान की। उन्हें यह एहसास हुआ कि सभी चीजों के स्वरूपों का अवलोकन करना और उनसे जुड़ना ही सफलता की कुंजी है। इस समझ के साथ लू किंग को रून साधना में और भी अधिक रुचि हो गई। वह अपने हाथ में मौजूद चांदी के टुकड़े को लगातार देखता रहा, उसके अनूठे पैटर्न की तुलना अपने मन में मौजूद प्रतीकों से करता रहा और उनके बीच संबंध खोजने की कोशिश करता रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया और लू किंग ने खुद को रून साधना की अनूठी विधि में लीन कर लिया। अपनी विशेष रोशनी के कारण गुफा का कक्ष हमेशा उज्ज्वल प्रतीत होता था, मानो बाहर के परिवर्तनों से बेखबर हो। ये स्पष्ट नहीं था कि कितना समय बीत चुका था जब उसके बगल में हुई एक हल्की हलचल ने लू किंग को उसकी साधना अवस्था से जगा दिया। जियो ली, तुम जाग रहे हो? लू किंग ने अपनी साधना रोक दी और शियाओ ली की ओर देखा, जो आलस्यपूर्वक अंगड़ाई ले रहा था। ये देखकर उसकी आंखों में हैरानी झलक उठी। शाओ ली के आकार में कोई बदलाव नहीं हुआ था, वह अब भी उसी छोटे से जीव जैसा लग रहा था। हालांकि इसकी काली खाल ज्वालाओं की तरह और भी गहरी हो गई थी और इसकी आभा अधिक अलौकिक हो गई थी, जिससे एक बिल्कुल अलग ही आभा उत्पन्न हो रही थी। लू किंग ने अपनी निगाहें ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स पर टिका दी। शाओ ली के शरीर से सुनहरे रंग की झलक के साथ एक घना लाल प्रकाश निकला। ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स एक पर्वतीय आत्मा पशु, किशोर, मादा, बेहद तेज गति वाला, नुकीले पंजों वाला, जो पत्थरों को चकनाचूर कर सकता है और धातु को फाड़ सकता है, हर चीज को काट सकता है। इसमें एक विलक्षण क्षमता है। इसकी फर प्रकाश को विकृत कर सकती है, उसे अंधेरे में विलीन कर सकती है। किंवदंती के अनुसार ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स को मछली बहुत पसंद होती है, लेकिन स्वभाव से उसे पानी से नफरत होती है, जिसके कारण वह उन मछलियों के लिए तरसता रहता है जिन तक वह कभी नहीं पहुंच सकता। सोना, शियाओ ली से निकलती सुनहरी रोशनी को देखकर लू किंग आश्चर्यचकित रह गया। पहले हालांकि जियाओ ली एक आध्यात्मिक जानवर था, लेकिन एक किशोर के रूप में उसकी आभा केवल एक हल्की लाल रोशनी थी, जो वेई परिवार के मुख्य प्रबंधक की आभा से भी कमतर थी। अप्रत्याशित रूप से अर्थ वेन स्पिरिट लिक्विड की कुछ बूंदों का सेवन करने के बाद इसने सीधे सीमा को पार कर लिया और सुनहरे स्तर के संकेत तक पहुंच गया। इसके अलावा विवरण से अब ये संकेत मिलता है कि इसने एक नई प्रतिभापूर्ण क्षमता प्राप्त कर ली है। अर्थ वेन स्पिरिट लिक्विड वास्तव में एक दुर्लभ खजाने के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का हकदार था, जो किसी की योग्यता को बढ़ा सकता था। लू किंग आश्चर्यचकित रह गया और पृथ्वी शिरा आत्मा तरल का सेवन करने के बाद उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में सोचकर वह उत्सुक हो गया। शियाओ ली, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारे शरीर में कोई बदलाव आया है? लू किंग ने उत्सुकता से पूछा। वह शियाओ ली की हाल ही में प्राप्त हुई प्रतिभा को देखना चाहता था। येप, जियाओ ली ने असमंजस में अपना सिर झुकाया, फिर उसे कुछ महसूस हुआ। अगले ही पल लू किंग के सामने एक असाधारण दृश्य घटित हुआ। शियाओ ली के चारों ओर की रोशनी मुड़ गई, फिर जियाओ ली अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में प्राप्त करने के लिए गूगल पर N0IA वेबसाइट खोजें। अध्याय 95। लू किंग ये देखकर दंग रह गया कि शियाओ ली उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। शियाओ ली ने न केवल अपना शरीर छिपाया, बल्कि अपनी आभा भी पूरी तरह से छुपा ली। लू किंग की दृष्टि शक्ति के कारण उसे किसी भी प्राणी की उपस्थिति का आभास नहीं हुआ, मानो उसके सामने कोई जीवित प्राणी ही न हो। ऐसी उत्कृष्ट छिपने की क्षमता उसके अटूट पंजों और दांतों के साथ मिलकर शियाओ ली को सबसे खूंखार रात्रि हत्यारा बना सकती थी। यहाँ तक कि आंतरिक अंगों के क्षेत्र का एक उस्ताद भी उसके घातक प्रहार का सामना नहीं कर पाता। उसी क्षण एक काली परछाई दूसरी दिशा से आए। ये शियाओ ली थी। लू किंग को पता ही नहीं चला कि वह कब दूसरी जगह चली गई। क्या यह अदृश्यता के प्रभाव को तोड़े बिना चल सकती है? लू किंग ने शियाओ ली को किसी दूसरी दुनिया से प्रकट होते देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। शियाओ ली अपनी इस नई क्षमता से काफी खुश लग रही थी, हवा में गोता लगा रही थी और खूब मजे कर रही थी। लू किंग के दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा था मानो शियाओ ली में अंतरिक्ष को भेदने की शक्ति हो। वह लगातार गायब हो रही थी और फिर से प्रकट हो रही थी। शियाओ ली, तुम कितनी देर तक अदृश्य रह सकते हो? शियाओ ली को बिना थके कुछ देर खेलते देख लू किंग ने पूछा। शियाओ ली ने अपना सिर झुकाया, थोड़ी देर सोचा और फिर एक आवाज निकाली। क्या मतलब? तुम जब तक चाहो अदृश्य रह सकते हो? काले दानव के साथ इतना समय बिताने के कारण लू किंग उसके हाव भाव को समझने लगा था।
शियाओ ली ने सिर हिलाया। क्या ये कोई जन्मजात क्षमता है? ये सचमुच अविश्वसनीय है, लू किंग ने प्रशंसा करते हुए आह भरी और काफी संतुष्ट महसूस किया। अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड की 5 बूंदें वाकई फायदेमंद साबित हुईं। इस प्रतिभा के जागृत होने से शियाओ ली की मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अब उसे शियाओ ली के पकड़े जाने की चिंता नहीं थी। यहाँ तक कि वेई परिवार का मुख्य प्रबंधक भी अब शियाओ ली के लिए खतरा नहीं बन सकता था। शियाओ ली, इस प्रतिभा के साथ अब से तुम हमारे साथ मछली पकड़ने जा सकते हो, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। आमतौर पर ध्यान से बचने के लिए लू किंग शियाओ यान को मछली पकड़ने ले जाता था, जबकि शियाओ ली घर पर रहता था। अब अपनी अदृश्यता के कारण वह दिन में भी बाहर जा सकता था। मछली पकड़ने का नाम सुनते ही शियाओ ली की आंखें चमक उठीं। मछली के प्रति बेहद लगाव रखने वाली शियाओ ली हमेशा से लू किंग के साथ मछली पकड़ने का शौक रखती थी और अब आखिरकार उसकी यह इच्छा पूरी हो सकती थी। ठीक है, अब मेरी बारी है पृथ्वी शिरा के आध्यात्मिक द्रव का सेवन करने की। शियाओ ली, मेरी रक्षा करना, लू किंग ने शियाओ ली को और आध्यात्मिक द्रव की आवश्यकता न होने की पुष्टि करने के बाद कहा। शियाओ ली को इतना लाभ होते देख लू किंग भी इसे आजमाने के लिए उत्सुक हो गया। शियाओ ली को निर्देश देने के बाद लू किंग ने एक जैड की बोतल निकाली और उसमें से पृथ्वी शिरा आध्यात्मिक द्रव की एक बूंद अपने मुंह में डाली। उसने ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं किया। शिनशेन संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार एक साधारण नवजात प्राणी को अपनी क्षमता को चरम सीमा तक बढ़ाने के लिए आमतौर पर केवल एक बूंद की आवश्यकता होती है। लू किंग का शरीर एक साधारण व्यक्ति का होने के कारण अद्वितीय आध्यात्मिक प्राणी शियाओ ली से तुलना नहीं कर सकता था। इसलिए उसने बर्बादी से बचने के लिए एक बूंद से शुरुआत करने का निर्णय लिया। जैसे ही बूंद उसके पेट में गई, लू किंग ने अपने भीतर एक कोमल लेकिन विचित्र, विशाल लेकिन न हावी होने वाली ऊर्जा का अनुभव किया। जीवन शक्ति से भरपूर यह अनोखी ऊर्जा उसके शरीर के साथ सहज रूप से मेल खाती प्रतीत हुई। ये तेजी से उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और मांस के हर इंच में समा गई। लू किंग ने अपने शरीर में एक अकल्पनीय परिवर्तन महसूस किया। उसके भीतर एक गर्म, सुकून देने वाली अनुभूति उठी, जिसने उसके शरीर और मन दोनों को आराम दिया। हालांकि शायद स्पिरिट लिक्विड का अधिक सेवन न करने के कारण वह आराम महसूस कर रहा था और उसे हल्की नींद आ रही थी, लेकिन वह सचेत था, जबकि शियाओ ली गहरी नींद में सो गया था। लू किंग ने चुपचाप अपने भीतर के परिवर्तनों को महसूस किया। कोमल ऊर्जा ने उसके शरीर को पोषण दिया, जिससे एक गहरा परिवर्तन हुआ, जिसने सीधे तौर पर उसकी शारीरिक शक्ति को नहीं बढ़ाया, बल्कि उसकी पिछली सीमाओं को गहरे स्तर से तोड़ दिया, जिससे उसकी योग्यता में सुधार हुआ। कुछ देर बाद लू किंग ने देखा कि कोमल ऊर्जा कम हो रही है, लेकिन उसका रूपांतरण अभी चरम पर नहीं पहुंचा था। बिना किसी झिझक के उसने स्पिरिट लिक्विड की एक और बूंद ली। कोमल ऊर्जा फिर से बढ़ गई और उसका रूपांतरण जारी रहा। कुल मिलाकर लू किंग ने अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड की 3 बूंदें ग्रहण की, जिसके बाद उसका रूपांतरण समाप्त हुआ। इससे लू किंग हैरान रह गया। उसने पहले सोचा था कि एक बूंद ही उसके शरीर की सहनशक्ति की सीमा तक पहुंचने के लिए काफी होगी। आखिर उसका शरीर जन्मजात रूप से कमजोर और नाजुक था, अन्यथा वह मात्र सर्दी जुकाम से हार नहीं मानता। मार्शल आर्ट के माध्यम से अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने और गोल्डन लोच और रक्त भरपूरता एवं ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली जैसे सप्लीमेंट लेने के बाद भी उसका शरीर साधारण ही रहा। अप्रत्याशित रूप से उसे अपना रूपांतरण पूरा करने के लिए स्पिरिट लिक्विड की 3 बूंदों की आवश्यकता पड़ी। क्या यह उसके पुनर्जन्म के कारण था या उसकी ची और रक्त क्षेत्र की शारीरिक क्षमता के कारण? कुछ देर सोचने के बाद भी जब उसे कोई निष्कर्ष नहीं मिला, तो लू किंग ने इस पर अधिक विचार न करने का निर्णय लिया। उसका शरीर जितना अधिक स्पिरिट लिक्विड अवशोषित करता, उसकी क्षमता की सीमा उतनी ही अधिक बढ़ती, जो उसके लिए पूरी तरह से लाभकारी थी। खड़े होकर लू किंग ने स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी का अभ्यास शुरू किया। ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते हुए और चालों को सहजता से करते हुए लू किंग प्रसन्न हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में वाकई एक बड़ा परिवर्तन आया है। हालांकि पृथ्वी शिरा आध्यात्मिक तरल ने सीधे तौर पर उसकी रक्त शक्ति को नहीं बढ़ाया, लेकिन उसकी वर्तमान शक्ति और रक्त स्तर पहले जैसे ही रहे। फिर भी अब वह अपने पूर्व स्वरूप के कई दुश्मनों को हराने में सक्षम था। उसकी क्षमता बढ़ गई थी, जिससे वह उसी स्तर पर कहीं अधिक शक्ति लगा पा रहा था। तो फिर जो जिनसिंग मैंने पहले खोदा था वह पर्याप्त नहीं होगा, लू किंग ने सोचा। उसने पहले 200 साल पुराना जिनसिंग और 300 साल पुराना जिनसिंग पाया था, साथ ही एक और जिनसिंग घर पर था। ये सभी जिनसिंग मिलकर रक्त की पूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियां बनाने के लिए पर्याप्त थे, जिससे ऊर्जा और रक्त के उच्चतम स्तर तक पहुंचा जा सके। अब स्पिरिट लिक्विड से मिली अपनी बढ़ी हुई शारीरिक शक्ति के साथ उसे शिखर तक जल्दी पहुंचने के लिए और अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। लगता है मुझे और खुदाई करनी पड़ेगी, लू किंग ने फैसला किया। शियाओ ली, चलो बाहर चलते हैं। गुफा में सभी अवसरों का लाभ उठा लेने के बाद रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाहर का समय पता न होने के कारण वह अपने गुरु और शियाओ यान की चिंता से ग्रस्त था। वे कभी भी लौट सकते थे, इसलिए देर करने की कोई जरूरत नहीं थी। गुफा से बाहर निकलकर वे घाटी में लौट आए। बाहर की तेज धूप से पता चल रहा था कि सुबह हो चुकी है। पहाड़ों में प्रवेश किए हुए उन्हें दूसरा दिन था या तीसरा, यह न जानते हुए लू किंग ने अपनी रात भर की अनुपस्थिति और अपने गुरु की संभावित चिंता के बारे में सोचा। बिना देर किए वह घाटी से निकल गया। जाने से पहले लू किंग ने झरने के पीछे वाली गुफा को ध्यान से देखा। शियाओ ली के साथ इस अभियान से उसे बहुत लाभ मिला था। उन्हें न केवल एक शक्तिशाली गुरु की तकनीक प्राप्त हुई, बल्कि शिनशिन संप्रदाय की रहस्यमय और असाधारण विरासत भी मिली।
साथ ही पृथ्वी, शिरा, आत्मा, द्रव भी। इनमें से कोई भी खजाना बाहर हलचल मचा सकता था। ऐसे महान अवसर केवल उन्हें ही प्राप्त हुए थे, जिससे लू किंग को अविश्वास हुआ। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर N0IR वेबसाइट खोजें। घाटी छोड़ने के बाद लू किंग और शियाओ ली तुरंत गांव नहीं लौटे। सुबह हो जाने का एहसास होने पर लू किंग ने घर लौटने की जल्दी नहीं की। पहाड़ों में इतना समय बिताने के बाद आधा दिन और रुकने से कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने जिनसेंग की खोज जारी रखी ताकि क्यूई और रक्त क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित हो सकें। इस बार लू किंग ने जिनसेंग खुद ढूंढने की जिद नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सही जगहों तक पहुंचने के लिए शियाओ ली की असाधारण संवेदन क्षमता पर भरोसा किया। पृथ्वी, शिरा, आध्यात्मिक तरल का सेवन करने के बाद शियाओ ली की संवेदन क्षमता में जरा भी वृद्धि हुई प्रतीत हुई। उसके मार्गदर्शन में लू किंग ने जल्द ही कई 100 साल पुराने जिनसेंग खोद निकाले। यहाँ तक कि उन्हें एक 300 साल पुराना जिनसेंग भी मिल गया। लेकिन आश्चर्य यहीं खत्म नहीं हुए। अंत में उन्हें 500 साल पुराना एक अनमोल जिनसेंग मिला। जी हाँ, एक अनमोल जिनसेंग। लाल रंग की आभा को देखकर लू किंग समझ गया कि यह जिनसेंग सचमुच एक खजाना है। यह इस क्षेत्र में मिलने वाला सबसे पुराना जिनसेंग होना चाहिए। लू किंग ने चारों ओर देखते हुए अनुमान लगाया। शिनशेन संप्रदाय की विरासत प्राप्त करने के बाद वह समझ गया कि इस जंगल में इतने सारे 100 साल पुराने जिनसेंग और यहाँ तक कि तियांशी जड़ी बूटी भी क्यों पाई जाती है, जबकि वे एक ही वातावरण में नहीं उगते। कारण सीधा सादा था। ये सब उस रहस्यमयी प्राणी की वजह से था जिसने जेड गुफा का निर्माण किया था। गुफा बनाने के बाद शिनशेन संप्रदाय के उस रहस्यमयी प्राणी ने जंगल में जड़ी बूटियों के बीज बिखेर दिए ताकि उन्हें एक जड़ी बूटी के खेत में विकसित किया जा सके। गुफा की रहस्यमयी आकृतियों ने एक मंत्र संरचना का निर्माण किया जिसे पृथ्वी धुरी संग्रहण सरणी कहा जाता है, जो पृथ्वी के सार को एकत्रित और परिष्कृत करती है, जिससे आसपास की जड़ी बूटियों और पेड़ों का पोषण होता है। जेड गुफा ने सार को पृथ्वी, शिरा, आध्यात्मिक द्रव में संघनित किया, जिससे क्षेत्र की जड़ी बूटियों को आध्यात्मिक आकर्षण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसी कारण शाओ ली द्वारा लाई गई जिनसेंग असाधारण रूप से प्रभावी थी। आध्यात्मिक आकर्षण ने जड़ी बूटियों को शक्तिशाली बना दिया। लू किंग ने महसूस किया कि 500 साल से अधिक पुरानी जिनसेंग में आध्यात्मिक चेतना विकसित हो जाती है, जो खतरे से बचने में सक्षम होती है। ऐसी आध्यात्मिक जड़ी बूटी गतिमान हो सकती है, जिससे उसके और शाओ ली के लिए उसे ढूंढना असंभव हो जाता है। हालांकि 500 साल पुराना जिनसेंग लू किंग की वर्तमान जरूरतों के लिए पर्याप्त था। इस अनमोल जिनसेंग के साथ उसके पास ची और रक्त क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए सभी संसाधन मौजूद थे। लू किंग ने सावधानीपूर्वक 500 साल पुराने जिनसेंग को खोदा, उसे लपेटा और संतुष्टि से अपनी औषधि थैली में रख लिया। पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर आती धूप को देखकर उसने महसूस किया कि दोपहर होने वाली है। श्याओ ली, चलो घर चलते हैं। अगर हम वापस नहीं लौटे तो श्याओ यान फिर से रोएगी। श्याओ ली खुशी से लू किंग के कंधे पर कूद पड़ी। उसे घर पर उस छोटे से जीव और ताज़ी मछली की दावत की बहुत याद आ रही थी। पहाड़ों में एक भी मछली न खाने के कारण अब वह तरस रही थी। श्याओ ली के साथ लू किंग ने आधे दिन तक पहाड़ों को पार किया और आखिरकार जंगल से बाहर निकला। श्याओ ली के मार्गदर्शन में केवल उसी जैसा मार्शल आर्टिस्ट ही ऐसा कारनामा कर सकता था। बाकी जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले तो रास्ता ही नहीं ढूंढ पाते। 3 दिन और 3 रात बीत जाने के बाद भी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर सामने ज्यूली गांव को देखते हुए लू किंग ने दिल से मुस्कुराया। पहाड़ अद्भुत थे, जिनमें तरह तरह के खजाने और रहस्यमयी जेड गुफा थी, लेकिन ज्यूली गांव में ही उसके मन को सच्ची शांति मिलती थी। अनजाने में ही वह इसे इस दुनिया में अपना असली घर मानने लगा था। अपनी पीठ पर दवाइयों की थैली को कसकर बांधते हुए लू किंग गांव की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात एक ग्रामीण से हुई। लू किंग को देखकर ग्रामीण ने खुशी से उसका अभिवादन किया। आह किंग, तुम जड़ी बूटियां इकट्ठा करके वापस आ गए? हाँ, अभी अभी लौटा हूँ। अंकल होंग, मैं पहाड़ों में कितने दिन रहा? अंकल होंग हैरान हुए। तुम पहाड़ों में गए और तुम्हें समय का पता ही नहीं चला? लू किंग ने बताया, मैं एक गुफा में एक खास जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहा था और काफी देर तक वहीं सो गया, इसलिए मुझे समय का पता ही नहीं चला। अंकल होंग समझ गए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तुम 3 दिन से पहाड़ों में थे। 3 दिन? लू किंग चौंक गया। उसे पता ही नहीं था कि शियाओ ली इतनी देर तक सोता है या चांदी पर बने पैटर्न को ध्यान से देखने में इतना समय बिताता है। उसे इतना लंबा समय लगा ही नहीं। उससे भी ज्यादा उसे अपने 2 दिन के अनुपस्थित रहने से शियाओ यान की चिंता सता रही थी। इतना लंबा समय लगेगा ऐसी उम्मीद नहीं थी। अंकल होंग, मुझे जल्दी से अपने गुरु के घर जाना होगा, वरना शियाओ यान फिर रोने लगेगी। जाओ, अंकल होंग ने हाथ हिलाकर कहा। लू किंग ने हाथ हिलाकर जवाब दिया और हाफवे हाउस की ओर दौड़ पड़ी। अध्याय 96। भाई, तुम वापस आ गए। जैसे ही लू किंग हाफवे हाउस पहुंचा, अंदर से एक नन्हा सा बच्चा दौड़कर निकला और उसकी बाहों में कूद गया। छोटी बच्ची को धीरे से गोद में उठाकर ऊपर उठाते हुए लू किंग को शियाओ यान का खुश चेहरा देखकर राहत महसूस हुई। सौभाग्यवश बच्चा रोया नहीं। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। क्या शियाओ यान घर पर ठीक से पेश आए? लू किंग ने अपनी बहन को गले लगाते हुए प्यार से पूछा। बिल्कुल, मैंने किया। इस बार भले ही भाई रात को वापस नहीं आया, लेकिन शियाओ यान नहीं रोई। छोटी बच्ची ने गर्व से कहा। शियाओ यान कमाल की है। लू किंग ने बिना किसी झिझक के प्रशंसा की। ये काफी आश्चर्यजनक था कि छोटा बच्चा रोया नहीं, क्योंकि दादाजी चेन ने कहा था कि भाई अब बहुत शक्तिशाली है और ठीक हो जाएगा।
ये जानकर कि भाई वापस आ जाएगा, शियाओ यान नहीं रोई। छोटी बच्ची ने गंभीरता से समझाया। हाँ भाई, अब बहुत शक्तिशाली हो गया है, लू किंग ने छोटे बच्चे के सिर को सहलाते हुए कहा। तुम वापस आ गए। इस बार पहाड़ों में इतने लंबे समय तक क्यों रुके रहे? इसी समय बूढ़े डॉक्टर चेन आंगन से बाहर निकले। गुरुजी, लू किंग ने शियाओ यान को नीचे उतारा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं जिनसे चिंता हुई। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करना आसान नहीं है, इसलिए समय पर वापस न लौटना सामान्य बात है, बूढ़े डॉक्टर ने हाथ हिलाते हुए कहा। बूढ़ा डॉक्टर अक्सर खुद जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ों में जाया करता था, इसलिए उसे पहाड़ों के हालात का अच्छा खासा अनुभव था। कभी कभी भले ही पहाड़ों के बाहर धूप खिली हो, पहाड़ों के अंदर अचानक बारिश हो सकती है। इसके अलावा पहाड़ों पर कभी भी कोहरा छा सकता है। थोड़ी सी लापरवाही के कारण कई दिनों तक घर के अंदर फंसे रहना सामान्य बात थी। अगर लू किंग ने ची और रक्त क्षेत्र में पहले से ही एक छोटी सी उपलब्धि हासिल न कर ली होती और उसके पास विचित्र आत्मा पशु शियाओ ली न होता, तो बूढ़ा डॉक्टर उसे अकेले पहाड़ों में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए जाने की अनुमति नहीं देता। वैसे तुम्हारा काला जानवर कहाँ है? वह तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आया? बूढ़े डॉक्टर ने उत्सुकता से पूछा। इन दिनों बूढ़े डॉक्टर ने शियाओ ली को देखा था और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने बूढ़े डॉक्टर की आभा में स्वाभाविक दयालुता को महसूस किया, इसलिए शियाओ ली ने उसे अस्वीकार नहीं किया। जी भाई, शियाओ ली कहाँ है? क्या वह घर आ गई है? शियाओ यान ने भी पूछा। आह टिल्डा। लू किंग के जवाब देने से पहले ही एक आवाज सुनाई दी, जिसने तुरंत शियाओ यान का ध्यान आकर्षित किया। ये शियाओ ली है। छोटी बच्ची हर दिन शियाओ ली के साथ खेलती थी, यहाँ तक कि साथ सोती भी थी, इसलिए वह उसकी आवाज से बहुत अच्छी तरह परिचित थी। यह आवाज सुनकर उसने तुरंत चारों ओर देखा। शियाओ ली, तुम कहाँ हो? लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे शियाओ ली की आकृति नहीं मिल पा रही थी, जिससे उसका छोटा सा दिमाग चकरा गया था। उसे अपने ठीक बगल से आ रही आवाज साफ सुनाई दी, लेकिन शियाओ ली कहाँ छिपी हुई थी? इसके विपरीत बूढ़ा डॉक्टर अब लू किंग को कुछ अनिश्चितता भरी नजरों से देख रहा था। वह समझ गया था कि आवाज लू किंग की तरफ से आ रही है, लेकिन उसने शियाओ ली की आकृति नहीं देखी और लू किंग भी काले जानवर को छिपाती हुई प्रतीत नहीं हुई। क्या ये दवाइयों की टोकरी में छिपा हो सकता है? बूढ़े डॉक्टर ने लू किंग की पीठ पर रखी दवाइयों की टोकरी पर नजर डाली। शियाओ ली, खेलना बंद करो, बाहर आओ। अपने गुरु और शियाओ यान को असमंजस में देखकर लू किंग मुस्कुराया और उसके कंधे पर थपथपाया। फिर बूढ़े डॉक्टर और शियाओ यान की सतर्क निगाहों के बीच शियाओ ली ने अपनी अदृश्यता को मुक्त कर दिया। लू किंग के कंधे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ अचानक शियाओ ली को प्रकट होते देख बूढ़ा डॉक्टर और शियाओ यान दोनों ही दंग रह गए, विशेष रूप से शियाओ यान, जिसकी आंखें और मुंह सदमे से चौड़े खुले हुए थे। ये देखकर जियाओ ली और भी अधिक गर्वित हो गया और उसने अपनी पूंछ ऊंची उठा ली। यह एक किंग राजवंश है। बूढ़ा डॉक्टर बहुत हैरान था। वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि उसने अभी अभी शियाओ ली को लू किंग के कंधे पर बैठे हुए नहीं देखा था। इतनी कम दूरी पर, यहाँ तक कि आंतरिक अंगों के क्षेत्र में मौजूद उसके जैसे व्यक्ति को भी इसका पता न चल पाए, तो जियाओ ली की छिपने की क्षमता इतनी शक्तिशाली कब हो गई? इस नन्हे से जीव को इस बार पहाड़ों में कुछ सौभाग्यशाली संयोग मिले और इसने एक बहुत ही अच्छी प्रतिभा को जागृत कर दिया। ये तुम्हें अपना हुनर दिखा रहा है, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। एक झटके के साथ शियाओ ली शियाओ यान के सामने कूद पड़ी। गर्व से भरी हुई लग रही थी, मानो उसकी प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रही हो। शियाओ यान ने इसे देखकर निराश नहीं हुई और तुरंत उसे उठा लिया। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। शियाओ ली, तुम कमाल हो, तुमने ये कैसे किया? आह टिल्डा। प्रशंसा पाकर शियाओ ली और भी खुश हो गई। ये शियाओ यान की बाहों से नीचे कूद गया, उसके चारों ओर गोल गोल दौड़ने लगा और जादू करते हुए हवा में छेद करने लगा, जिससे शियाओ यान बार बार विस्मय से भर उठी। अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे शियाओ ली के प्रदर्शन को देखते हुए बूढ़े डॉक्टर खुद को थोड़ा विचलित महसूस करने से रोक नहीं सके। हालांकि वह युद्धकला में कुशल नहीं था, फिर भी वह देख सकता था कि शियाओ ली की क्षमता कितनी भयावह थी। ए किंग, पहाड़ों में आपको ऐसा क्या देखने को मिला जिससे शियाओ ली में इतना बड़ा बदलाव आया? बूढ़े डॉक्टर ने पूछे बिना नहीं रह सका। चलिए अंदर बात करते हैं, गुरुजी, लू किंग ने अपनी पीठ पर दवाइयों की टोकरी कसते हुए कहा। आंगन में शियाओ ली और शियाओ यान लुका छिपी खेल रहे थे। लू किंग और उसका मालिक घर के अंदर चले गए। गुरुजी, इस बार पहाड़ों में शियाओ ली और मुझे काफी अच्छी फसल मिली है। सबसे पहले ये जड़ी बूटियां। लू किंग ने अपनी पीठ पर रखी दवाइयों की टोकरी नीचे रखी और एक एक करके जड़ी बूटियां निकाली। तियान क्यूई, एंजेलिका, तियान क्यूई, जिनसेंग। रुको, ये जिनसेंग? बूढ़े डॉक्टर ने लू किंग द्वारा निकाली गई जड़ी बूटियों को देखा और हर एक जड़ी बूटी ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। जड़ी बूटियों की गुणवत्ता तो असाधारण रूप से अच्छी थी ही, अकेले तियानची ही उसे आश्चर्यचकित करने के लिए काफी थी। जियोली गांव के पीछे स्थित इस पर्वत से तियानची का उत्पादन कब से शुरू हुआ? जब बूढ़े डॉक्टर ने लू किंग द्वारा निकाले गए जिनसेंग को देखा तो वह लगभग उछल पड़े, क्योंकि उसने देखा कि जिनसेंग की जड़ें और रेशे पूरी तरह से विकसित थे, लगभग एक मानव आकृति बना रहे थे। उनके अनुभव के आधार पर इस गुणवत्ता का जिनसेंग कम से कम 4 या 500 साल पुराना होना चाहिए, जो वास्तव में एक अनमोल खजाना और दुर्लभ वस्तु है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस अनमोल जिनसेंग को निकालने के बाद भी लू किंग ने औषधि की टोकरी से जड़ी बूटियां निकालना जारी रखा।
और वे सभी जिनसेंग के पेड़ थे, जिनमें से प्रत्येक कम से कम 100 साल पुराना था और उनमें से 2 या 3 तो उससे भी अधिक पुराने थे। गुरुजी, इस बार मैंने पहाड़ों में ये जड़ी बूटियां एकत्र की हैं। आखिरी जिनसेंग को निकालकर जमीन पर रखने के बाद लू किंग ने कहा। बस यही? बूढ़े डॉक्टर ने जमीन पर उगे 100 साल पुराने जिनसेंग के पौधों की लंबी कतार को देखा और अपने शिष्य को देखकर कुछ अवाक रह गए। मैंने तो अपने जीवन काल में बस कुछ ही जिनसेंग इकट्ठा किए हैं। आप एक बार पहाड़ों में गए थे और आपने ढेर सारे जिनसेंग खोदे थे। क्या आपको जिनसेंग का घोंसला मिला था? लगभग, लू किंग हंसते हुए बोली। जिस जगह शियाओ ली मुझे ले गई थी, वहाँ बहुत सारे जिनसेंग थे। मैंने उनमें से केवल वही चुने जो काफी पुराने थे। क्या तुम्हें सचमुच जिनसेंग का घोंसला मिल गया? बूढ़े डॉक्टर ने हैरानी से कहा। शियाओ ली ने वाकई कमाल कर दिया, उसे ऐसा खजाना मिल गया। अंततः उसे समझ में आ गया कि लू किंग पहाड़ों में इतने लंबे समय तक क्यों रुकी रही थी। इतनी सारी बहुमूल्य जड़ी बूटियां, अगर वह होता तो वह भी पहाड़ों को जल्दी छोड़ने के लिए अनिच्छुक होता। एक वैद्य होने के नाते अच्छी जड़ी बूटियां देखकर वहां से दूर जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। गुरुजी, मैं आपसे इन जिनसेंग को परिष्कृत करके रक्त की पूर्ति करने और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियों में बदलने में मदद करने का अनुरोध करना चाहता हूँ। इन सभी जिनसेंग को रक्त पूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियों में क्यों बदला जा रहा है? बूढ़े डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। आप ऊर्जा और रक्त के क्षेत्र में पहले से ही एक मामूली उपलब्धि पर हैं। ज्यादा से ज्यादा 400-500 साल पुराने जिनसेंग से ही आप ऊर्जा और रक्त के क्षेत्र के शिखर तक पहुँच सकते हैं। इतनी सारी रक्तपूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियां क्यों बना रहे हैं? पहाड़ों में मेरा यह एक और सौभाग्यपूर्ण अनुभव रहा। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल fra.net वेबसाइट खोजें। लू किंग ने अपनी जेब से एक छोटी सी जेड की बोतल निकाली। गुरुजी, पहाड़ों में मुझे एक गुफा में एक चमत्कारी आध्यात्मिक तरल पदार्थ मिला। अध्याय 97। गुरुजी, पहाड़ों की अपनी हालिया यात्रा के दौरान मुझे एक अनोखी गुफा मिली। वहाँ मुझे एक प्रकार का आध्यात्मिक द्रव मिला। इसे ग्रहण करने के बाद शियाओ ली की अद्वितीय शक्ति जागृत हो गई। लू किंग ने हाथ में एक जेड की बोतल पकड़े हुए कहा। मैंने भी इसकी कुछ बूंदें लीं और मुझे काफी लाभ हुआ। अरे, ये कैसा चमत्कारी आध्यात्मिक द्रव है? बूढ़े चिकित्सक की जिज्ञासा बढ़ गई। गुफा में मौजूद अभिलेखों के अनुसार इसे पृथ्वी शिरा आत्मा तरल कहा जाता है। लू किंग ने उत्तर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह सुनकर उसका गुरु इतना चौंक गया कि वह तुरंत खड़ा हो गया। क्या पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव? उपन्यासों के अध्यायों को पहले और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर N0 वेबसाइट खोजें। गुरुजी, क्या आप पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव के बारे में जानते हैं? लू किंग अपने गुरु को इसके बारे में इतना जानकार देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मुझे पहले पता नहीं था। मुझे अभी हाल ही में पता चला है कि ऐसा कोई आध्यात्मिक तरल पदार्थ भी होता है। बूढ़े डॉक्टर ने शांत होते हुए कहा और फिर बैठ गए। कुछ समय पहले ही वेई परिवार ने मुझे किंग नान मेडिकल क्लासिक भेंट की थी। इस उत्कृष्ट कृति में कुछ बेहद जादुई औषधियों का उल्लेख है और उनमें से एक है अर्थ विन स्पिरिट लिक्विड। किंग नान मेडिकल क्लासिक में पृथ्वी शिरा आत्मा तरल की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। कहा जाता है कि यह मृतकों को पुनर्जीवित करता है, हड्डियों को ठीक करता है, जीवन काल बढ़ाता है और किसी भी दवा से कहीं अधिक चमत्कारी है। हालांकि इस रहस्यमय तरल पदार्थ को बनाने की विधि सदियों से लुप्त हो चुकी है। आपने इसे कैसे खोजा? लू किंग मुस्कुराया। ये तो बस संयोग था। शियाओ ली ने इस जगह का पता लगाया। उसने आगे कहा, किंग नान मेडिकल क्लासिक में पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव का पूरी तरह से वर्णन नहीं है। यह न केवल मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता है, हड्डियों को ठीक कर सकता है और जीवन काल बढ़ा सकता है, बल्कि व्यक्ति की क्षमता और योग्यता को भी बढ़ा सकता है। इस तरल पदार्थ का सेवन करने के बाद जियाओ ली की छिपी प्रतिभा जागृत हो गई। मेरी योग्यता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसके लिए मुझे ची और रक्त के परिपूर्ण स्तर तक पहुँचने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। इसलिए मैं गुरुजी से रक्त की पूर्ति और ची बढ़ाने वाली और अधिक गोलियां बनाने का अनुरोध करता हूँ। क्या सच में? बूढ़ा डॉक्टर हैरान रह गया। उसने अपने शिष्य की ओर देखा और कहा, लगता है तुम्हें पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव के प्रभावों की अच्छी जानकारी है। स्पष्ट है कि द्रव प्राप्त करना ही तुम्हारा एकमात्र लाभ नहीं था। हाँ, मुझे भी कुछ विरासत मिली है जिसमें पृथ्वी शिरा आत्मा तरल के बारे में जानकारी शामिल है। लू किंग ने स्वीकार किया। आपको ऐसी आध्यात्मिक वस्तु पाकर वास्तव में अपार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा और विरासत के बारे में आगे कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि यदि सुविधाजनक होगा तो उनका शिष्य इसे साझा करेगा। ये सब मुख्य रूप से शियाओ ली की वजह से है, लू किंग ने विनम्रता से कहा। शियाओ ली के मार्गदर्शन के बिना मुझे वह अनोखी जगह कभी नहीं मिलती। शियाओ ली सचमुच एक आध्यात्मिक प्राणी है। उसे भगाने के बजाय मछली खिलाना वास्तव में एक महान दयालुता का कार्य था। बूढ़े डॉक्टर ने संतुष्टि से कहा। लू किंग मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा कि उस समय उसने शियाओ ली को उकसाने की हिम्मत नहीं की थी। उसने अपने हाथ में रखी छोटी सी जैब की बोतल को हिलाते हुए कहा, गुरुजी, ये पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता है, हड्डियों को ठीक कर सकता है और जीवन काल भी बढ़ा सकता है। मैं इसे आपको आपकी शिक्षाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए अर्पित करना चाहता हूँ। बूढ़े डॉक्टर ने जैब की बोतल पर एक नजर डाली। ऐसी औषधि को देखकर भावुक हुए बिना रहना असंभव था जो जीवन काल बढ़ा सकती थी। यहाँ तक कि उनके जैसा उदासीन व्यक्ति भी थोड़ा और जीना चाहेगा। कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े डॉक्टर ने कहा, इतना कीमती तरल पदार्थ मुझ जैसे बूढ़े आदमी पर बर्बाद हो जाएगा। इसे तुम अपने पास ही रखो। लू किंग स्तब्ध रह गया।
लेकिन समझ गया कि उसके गुरु चाहते हैं कि वह उस बहुमूल्य द्रव को अपने पास ही रखे। भावुक होकर लू किंग मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, चिंता मत कीजिए, मैंने पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव काफी मात्रा में प्राप्त कर लिया है। इस जेड की बोतल में रखे द्रव के अलावा मेरे पास और भी है। इसके अलावा अर्थ विन स्पिरिट लिक्विड की क्षमता बढ़ाने की क्षमता की भी एक सीमा है। प्रत्येक प्राणी को अधिकतम 5 बूंदों से ही लाभ मिल सकता है। इससे अधिक मात्रा में लेने पर यह केवल उपचार में सहायक होता है। तो कृपया ये 5 बूंदे ले लीजिए, इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लू किंग ने उसे आश्वस्त किया। क्या ये सच है? बूढ़े डॉक्टर को संदेह था। उनके अनुसार ऐसा दुर्लभ अमृत अत्यंत दुर्लभ होना चाहिए। लू किंग ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ गुरुजी। पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव औषधीय पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि गुफा जैसी रहस्यमयी जगह में पोषित होता है। इसकी एक बूंद बनाने में 20 साल लगते हैं। सदियों से उस गुफा में कोई नहीं गया है, इसलिए उसमें काफी कुछ जमा हो गया है जिसे मैंने एकत्र किया है। लू किंग की ईमानदारी देखकर बूढ़े डॉक्टर ने आखिरकार जेड की बोतल स्वीकार कर ली। तो मैं इसे निश्चिंत होकर स्वीकार करता हूँ, उन्होंने कहा। राहत महसूस करते हुए लू किंग मुस्कुराया, गुरुजी, कृपया जल्द ही यह तरल पदार्थ ले लीजिए। पृथ्वी शिरा आत्मा तरल पदार्थ जीवन को 50 वर्ष तक बढ़ा सकता है और शरीर को उसकी सर्वोत्तम स्थिति में बहाल कर सकता है। जल्दी नहीं है, मैं पहले इसका अध्ययन करूंगा, बूढ़े डॉक्टर ने जवाब दिया। उन्हें तरल पदार्थ की जांच करने में अधिक रुचि थी। अपने गुरु के चिकित्सा के प्रति जुनून को समझते हुए लू किंग को कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि वह जानता था कि उसके गुरु का प्रयास व्यर्थ होगा, क्योंकि उस तरल पदार्थ के निर्माण में रहस्यमय विधियां शामिल थीं जो उनकी समझ से परे थीं। सचमुच लंबे अध्ययन के बाद भी बूढ़ा डॉक्टर कुछ भी समझ नहीं पाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चिकित्सा के विद्वान ने इस औषधि की इतनी प्रशंसा की। ये सचमुच जादुई है, उसने आह भरते हुए शोध छोड़ दिया। गुरुजी, लू किंग ने पूछा, जब तक तुम मुझे इसे खाते हुए नहीं देख लोगे तब तक तुम्हें चैन नहीं आएगा, है ना? बूढ़े डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। क्या तुम्हें डर है कि मैं इसे जमा कर लूंगा? ठीक है, मैं अभी एकांत में चला जाता हूँ। इसके बाद बूढ़ा डॉक्टर एकांतवास में चला गया। लू किंग ने उसकी रक्षा की और किसी भी प्रकार की बाधा को रोका। सौभाग्यवश उस दिन हाफवे हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ था और कोई भी ग्रामीण इलाज के लिए नहीं आया था। आधे दिन बाद लू किंग ने एकांत कक्ष का दरवाजा खुलते सुना। मुड़कर देखा तो उसका गुरु थोड़ा स्तब्ध सा बाहर आ रहा था। अध्याय 98। गुरुजी, क्या हुआ? जब लू किंग ने अपने गुरुजी को देखा तो उसने तुरंत गौर किया कि वे काफी छोटे दिख रहे थे। उनकी त्वचा अधिक दृढ़ हो गई थी और उनके पहले के भूरे बाल काफी गहरे हो गए थे। हालांकि उसका स्वामी कुछ खोया हुआ सा लग रहा था, मानो वह अपने बदलावों को लेकर अनिश्चित हो। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। मुझे लगता है मैंने सफलता हासिल कर ली है, बूढ़े डॉक्टर ने हैरानी से कहा। सफलता प्राप्त कर ली? लू किंग पहले तो अचंभित हुई, फिर अत्यंत प्रसन्न हुई। गुरुजी, क्या आप कह रहे हैं कि आपने आंतरिक अंगों के क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए हैं? लू किंग को याद था कि उसके गुरु का मार्शल आर्ट स्तर शुरू में आंतरिक अंगों के क्षेत्र की महान उपलब्धि पर था, जो आंतरिक अंगों के क्षेत्र के शिखर यानी ग्रैंडमास्टर के स्तर से बस एक कदम दूर था। अब जबकि उसने इस बाधा को पार कर लिया था, वह निश्चित रूप से जन्मोत्तर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया होगा। हालांकि बूढ़ा डॉक्टर अब भी असमंजस में दिख रहा था। ऐसा लगता है जैसे आंतरिक अंगों के क्षेत्र का चरम बिंदु है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लू किंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसने चुपचाप अपनी क्षमता को सक्रिय किया और अपने स्वामी की ओर देखा। जल्द ही उसकी दृष्टि ने अपने स्वामी के चारों ओर एक घनी लाल चमक देखी। कई प्रकार की जानकारियां सामने आईं। चेन सोंगकिंग, उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल, दयालु, सम्मानित, एक अच्छे पुराने डॉक्टर। साधना, ची छिद्र ढीले हो गए, आत्माबल का निर्माण नहीं हुआ, अर्धचरण पूर्व दिव्य। उन्होंने जीवन भर चिकित्सा का अभ्यास किया, अनगिनत जिंदगियां बचाईं। वे महान पुण्य और गहरे आशीर्वाद से संपन्न हैं। क्या ऐसा कोई लोक मौजूद है? क्या ऐसा कोई लोक है? लू किंग पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसने उन शब्दों पर विचार किया। ची छिद्र ढीले हो गए, आत्मा शक्ति का निर्माण नहीं हुआ। गुरुजी, अब आपको कैसा लग रहा है? कुछ देर सोचने के बाद लू किंग ने पूछा। मुझे स्पष्ट रूप से यह एहसास हो रहा है कि मैंने एक नए क्षेत्र को छू लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस दरवाजे को कैसे खोलूं। बूढ़े डॉक्टर ने कुछ निराशा के साथ कहा। बेशक वह जानता था कि वह किस क्षेत्र को महसूस कर रहा है। यह वही दिव्य लोक था जिसकी उसे लंबे समय से चाह थी, वह सर्वोच्च लोक जिसका सपना अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट देखते हैं। हालांकि सर्वोच्च क्षेत्र ठीक उसकी आंखों के सामने था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कौन सा कदम उठाए। यह एक ऐसी भावना थी जो काफी असहज थी। लू किंग सोचने लगी। उन्हें अपने स्वामी की वर्तमान स्थिति की कुछ जानकारी थी। ली वेटियन द्वारा छोड़ी गई विरासत के अनुसार पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पहले आत्मा शक्ति का निर्माण करना आवश्यक है। फिर आत्मा की शक्ति का उपयोग करते हुए व्यक्ति को ची छिद्रों को भेदना होगा, ची को शरीर में खींचना होगा और पूर्व दिव्य वास्तविक ची के पहले अंश को परिष्कृत करना होगा ताकि आधिकारिक तौर पर पूर्व दिव्य क्षेत्र में उन्नति हो सके। फिलहाल उनके गुरु के ची छिद्र खुलने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने आत्मा शक्ति का निर्माण नहीं किया था, इसलिए वे अपने शरीर में ची को ग्रहण नहीं कर सकते थे। गुरुजी, क्या आप पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने का तरीका नहीं जानते? लू किंग ने पूछा। मैं केवल इतना जानता हूँ कि जन्मोत्तर क्षेत्र के शिखर पर पहुंचे किसी मार्शल आर्टिस्ट को पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पूर्व स्वर्गीय नियम का मार्गदर्शन होना आवश्यक है।
तभी वे उस बाधा को पार करके उस गहन क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पूर्व आकाशीय नियम वास्तव में कैसा दिखता है, ये देखने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला। इसके अलावा ऐसी गुप्त तकनीकें पूर्व स्वर्गीय रहस्यों से संबंधित हैं। भला कौन इन्हें आसानी से दूसरों को दिखाएगा? यहाँ तक कि वे प्रमुख संप्रदाय और कुलीन परिवार जिन्होंने दिव्य ज्ञान के विशेषज्ञ पैदा किए हैं, वे भी केवल सबसे महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट शिष्यों और उत्तराधिकारियों को ही उन तक पहुँचने की अनुमति देते हैं। आपके गुरु तो बस एक घुमंतु चिकित्सक हैं। मुझे इतनी गहन तकनीकों की झलक पाने का सौभाग्य कैसे मिल सकता है? बूढ़े डॉक्टर के स्वर में खेद झलक रहा था। उसने एक बार सोचा था कि उसे अपने जीवन काल में कभी भी पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र को छूने का अवसर नहीं मिलेगा। उसने तो जन्मोत्तर लोक के शिखर तक पहुंचने की आशा करने का भी साहस नहीं किया था। आखिरकार वह सचमुच बूढ़ा हो चुका था। उसकी शक्ति अपने चरम से बहुत पहले ही ढल चुकी थी। आंतरिक अंगों के क्षेत्र की महान उपलब्धि को बनाए रखना ही आसान नहीं था। आगे बढ़ना तो दूर की बात थी, अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी अपने शिष्य के भाग्य से लाभान्वित हो सकता था, क्योंकि उसे पृथ्वी शिरा आत्मा तरल प्राप्त करने का अवसर मिल रहा था। उनकी मार्शल आर्ट का स्तर, जिसमें कई वर्षों से कोई प्रगति नहीं हुई थी, जन्म के बाद और जन्म से पहले की अवस्था के बीच की बाधा को महसूस करते हुए अचानक तेजी से आगे बढ़ा। दुर्भाग्यवश उन्नति का अवसर उसके ठीक सामने था, लेकिन उसके पास दरवाजा खोलने की चाबी नहीं थी। आमतौर पर उदासीन रहने वाले बूढ़े डॉक्टर को भी अफसोस होने लगा। अपने गुरु के चेहरे पर खेद देखकर लू किंग ने हल्की सी मुस्कान दी। गुरुजी, निराश मत होइए। भले ही हमारे पास प्रमुख संप्रदायों और कुलीन परिवारों जैसी नींव न हो, लेकिन केवल पूर्व स्वर्गीय विधि प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है। तुमने क्या कहा? बूढ़े डॉक्टर ने लू किंग को हैरानी से देखा। क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था? गुरुजी, मुझे उस रहस्यमयी गुफा में कुछ विरासत मिली है, और संयोग से उसमें एक पूर्व स्वर्गीय नियम भी है। किंग, क्या तुमने जो कहा वह सच है? बूढ़ा डॉक्टर स्तब्ध रह गया। बिल्कुल सच है। मैं अभी आपके लिए पूर्व आकाशीय नियम लिख दूंगा। लू किंग उठी और दवाइयों की अलमारी की ओर गई। चूंकि उन्हें कभी कभी दूसरों के लिए दवा लिखनी पड़ती थी, इसलिए बूढ़े डॉक्टर ने वहां स्याही, कागज और एक ब्रश रखा हुआ था। लू किंग ने उन्हें बाहर निकाला, स्याही के पत्थर में पानी मिलाया, स्याही को पीसा, कागज बिछाया और तेजी से लिखना शुरू कर दिया। कुछ अभ्यास और अपने शारीरिक बल पर और अधिक नियंत्रण पाने के बाद लू किंग की सुलेख कला में काफी सुधार हो गया था। हालांकि वह तेजी से लिख रहा था, लेकिन उसकी लिखावट खराब नहीं थी। जल्द ही उन्होंने ली वेटियन द्वारा छोड़े गए पूर्व स्वर्गीय नियम को लिख लिया। गुरुजी, जन्मोत्तर अवस्था से पूर्व दिव्य लोक में उन्नति की कुंजी अपनी आत्मा शक्ति को मजबूत करना है। फिर आत्मा शक्ति का उपयोग करके ची छिद्रों को भेदें, स्वर्ग और पृथ्वी की ची को महसूस करें, ची को शरीर में ग्रहण करें और दांतियान में पूर्व दिव्य सच्ची ची के पहले अंश को परिष्कृत करें। तथाकथित पूर्व दिव्य नियम वास्तव में एक गुप्त तकनीक है जो आत्मा शक्ति को गढ़ सकती है। मुझे विरासत में ऐसी तकनीक प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मैंने आपके आंतरिक अंगों के क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने पर आपको एक सरप्राइज देने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। ये सार निर्माण आध्यात्मिक तकनीक अब आपको प्रस्तुत की जाती है, गुरुजी। लू किंग ने लिखित पूर्व स्वर्गीय विधि अपने गुरु को सौंप दी। बूढ़े डॉक्टर ने उसे स्तब्धता से उठाया और धीरे धीरे पढ़ा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी आंखें और भी चमकने लगीं। हालांकि बूढ़े डॉक्टर को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, लेकिन इसका कारण ये था कि उन्हें दूसरों के जीवन को नुकसान पहुंचाना नापसंद था, न कि इसलिए कि वे मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करते थे। दरअसल उनकी युद्धकला की क्षमता भी बहुत उच्च स्तर की थी। अन्यथा वह एक खंडित अनाम मार्शल आर्ट से आंतरिक अंगों के क्षेत्र की तकनीक, स्वास्थ्य, पोषण, मुक्केबाजी का अनुमान नहीं लगा पाता और इसे आंतरिक अंगों के क्षेत्र की महान उपलब्धि तक विकसित नहीं कर पाता। इसके अलावा अपने जीवन का अधिकांश समय चिकित्सा का अभ्यास करने के कारण उन्हें मानव शरीर की मेरिडियन और एक्यू पॉइंट्स की गहरी समझ थी, जिससे उन्हें स्वास्थ्य संवर्धन में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। इस प्रकार वह एक नज़र में देख सकता था कि लू किंग द्वारा लिखित पूर्व स्वर्गीय कानून कितना गहन था। अपनी आत्मा के सार को संचालित करने और आत्मा की शक्ति को गढ़ने के विस्तृत विवरण की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक पल के लिए बूढ़ा डॉक्टर मंत्रमुग्ध हो गया। इसे पढ़ने के बाद उसने इसे 2 बार और पढ़ा और फिर एक लंबी सांस छोड़ी। उन्होंने आह भरी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे पूर्व दिव्य नियम कहा जाता है। ये वास्तव में अविश्वसनीय है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मानव सार और आत्मा शक्ति के बीच इतना सूक्ष्म संबंध हो सकता है। गुरुजी, कैसा चल रहा है? क्या ये दिव्य नियम आपकी मदद करता है? लू किंग ने पूछा। मदद? यह मदद से कहीं बढ़कर है। यह एक रहस्योद्घाटन के समान है। मैं हमेशा सोचता था कि मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ उपलब्धि हासिल की है, लेकिन आज इस दिव्य तकनीक को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मानव शरीर के रहस्य विशाल और गहन हैं। मेरा पिछला चिकित्सा ज्ञान कुएं की तलहटी में बैठे मेढक की तरह सतही समझ मात्र था। बूढ़े डॉक्टर ने गहरी संतुष्टि का अनुभव करते हुए एक लंबी आह भरी। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। इस पूर्व दिव्य नियम से उन्होंने न केवल आत्मा शक्ति को गढ़ने की विधि प्राप्त की, बल्कि मानव सार और आत्मा शक्ति के बीच संबंध के बारे में विभिन्न अंतर्दृष्टियां भी प्राप्त की। इससे उनके चिकित्सा कौशल को बहुत लाभ हुआ। दरअसल बाद वाली बात से उन्हें पहले वाली बात की तुलना में अधिक खुशी मिलती थी। एक डॉक्टर के रूप में उस बुजुर्ग डॉक्टर को चिकित्सा कौशल से गहरा सहज प्रेम था। उनकी चिकित्सा संबंधी क्षमताओं में किसी भी सुधार से उन्हें खुशी मिलती थी।
गुरुजी, इस दिव्य विधि की सहायता से आपको दिव्य लोक में प्रवेश करने में कितना समय लगेगा? लू किंग ने आगे पूछा। कहना मुश्किल है। काफी सोच विचार करने के बाद मुझे लगता है कि मैं 1 साल के भीतर, शायद अगर मैं तेजी से काम करूं तो 6 महीने में ही अपनी आत्मिक शक्ति को सफलतापूर्वक विकसित कर सकता हूं। क्या इसमें इतना समय लगेगा? लू किंग कुछ हैरान थी। अरे नासमझ बच्चे, तुम्हें खेती की कठिनाइयों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। आंतरिक अंगों के क्षेत्र में शिखर पर मौजूद किसी भी मार्शल आर्टिस्ट से पूछिए। अगर उन्हें यकीन हो कि वे अपनी आत्मा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं और 1 साल या 6 महीने के भीतर पूर्व दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, तो कल्पना कीजिए कि वे कितने आनंदित होंगे। क्या आप जानते हैं कि आंतरिक अंगों के क्षेत्र के शिखर पर मौजूद कितने ग्रैंडमास्टर अपने पूरे जीवन में उस पूर्व दिव्य अवरोध को कभी स्पर्श नहीं करते? मेरी वृद्धावस्था को देखते हुए, यदि आपने मुझे पृथ्वी शिरा आत्मा तरल की कुछ बूंदें न दी होती, तो भले ही मैं उस बाधा को महसूस कर लेता और पूर्व दिव्य नियम प्राप्त कर लेता, फिर भी मुझे अपनी आत्मा शक्ति को विकसित करने में 3 से 5 वर्ष लग जाते। और आपको लगता है कि यह बहुत धीमा है? बूढ़ा डॉक्टर कुछ हद तक असहाय था। उनके शिष्य में मार्शल आर्ट की इतनी अद्भुत प्रतिभा थी कि उसे साधना में कोई कठिनाई नहीं हुई और वह लगातार प्रगति करता रहा। परिणामस्वरूप लू किंग को मार्शल आर्ट के मार्ग की कठिनाइयों का व्यक्तिगत अनुभव नहीं था। उसका रास्ता बहुत आसान रहा था, जो शायद उसके लिए अच्छा न हो। यह मेरी मूर्खता थी, लू किंग। उसने शर्माते हुए मुस्कुराया। उसने अपनी क्षमता द्वारा प्रकट की गई जानकारी देखी थी, जिससे संकेत मिलता था कि उसका गुरु अब पूर्व स्वर्गीय स्तर के आधे चरण पर है। उसने सोचा था कि एक बार जब उसके गुरु को पूर्व स्वर्गीय नियम प्राप्त हो जाएगा, तो वह अपनी आत्मा शक्ति को तेजी से बढ़ा सकता है और पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। ऐसे में उसके पास भरोसा करने के लिए एक पूर्व स्वर्गीय गुरु होगा, जो एक रोमांचक संभावना थी। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे जरूरत से ज्यादा आशावादी हो रहे थे। आप बूढ़े डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहें। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया। गुरुजी, एक बार जब आप आधिकारिक तौर पर दिव्य लोक में प्रवेश कर लेंगे, तो आपके इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर बधाई देने के लिए मेरे पास आपके लिए एक और तकनीक है। लू किंग ने कहा। अकीद, तुम्हें किस तरह की विरासत मिली है? तुम्हें इतनी सारी दिव्य तकनीकें इतनी स्पष्ट रूप से याद हैं? यहाँ तक कि बूढ़े डॉक्टर भी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी सवाल पूछ लिया। साथ ही वह इस बात से भी चकित था कि लू किंग ने पूर्व स्वर्गीय कानून को किस प्रकार लिखा था। हालांकि उन्होंने लू किंग के साथ काफी समय बिताया था और जानते थे कि उनकी याददाश्त उत्कृष्ट थी, लगभग फोटोग्राफिक, फिर भी सार निर्माण आत्मा तकनीक असाधारण रूप से गहन और सटीक थी। एक भी गलती के गंभीर परिणाम हो सकते थे। लू किंग ने इसे आत्मविश्वास से लिखा था। स्पष्ट रूप से उसे विश्वास था कि इसमें कोई गलती नहीं है। अब उन्होंने कहा कि वे भविष्य में एक और पूर्व खगोलीय तकनीक प्रस्तुत करेंगे। लू किंग कितने समय से पहाड़ों में था और उसे इतनी सारी दिव्य तकनीकें कैसे याद थीं? मुझे उस गुफा में जो विरासत मिली, उसे कागज या बांस की पर्चियों पर दर्ज नहीं किया गया था। लू किंग ने अपने गुरु के संदेहों का स्पष्टीकरण पहले ही तैयार कर लिया था। एक रहस्यमय विशेषज्ञ ने आत्मा की शक्ति का उपयोग करके इसे सीधे मेरे दिमाग में अंकित कर दिया था। मैं चाहकर भी इसे भूल नहीं सकता, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा की शक्ति से अंकन, क्या दुनिया में ऐसी चमत्कारिक विधि मौजूद है? बूढ़ा डॉक्टर चकित रह गया, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि जो व्यक्ति अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड जैसी चीज बना सकता है, उसके पास स्वाभाविक रूप से दिव्य विधियां होंगी जो एक साधारण नवजात साधक के रूप में उनकी समझ से परे होंगी। इसलिए गुरुजी, आप आने वाले दिनों में आगे की तकनीकों की चिंता किए बिना अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लू किंग ने कहा। मुझे ये तकनीक सिखाने में कोई समस्या तो नहीं होगी? बूढ़े डॉक्टर ने चिंता से पूछा। वह जानता था कि कई प्रमुख संप्रदाय और कुलीन परिवार अपनी विरासत को बेहद गंभीरता से लेते हैं। लू किंग की विरासत संभवतः किसी रहस्यमय संप्रदाय से मिली थी। बिना अनुमति के तकनीकों को आगे बढ़ाना किसी भी संप्रदाय में एक गंभीर अपराध था। चिंता मत कीजिए गुरुजी, मुझे ये तकनीकें सिखाने वाले वरिष्ठ गुरु का निधन कई वर्षों पहले हो चुका है और उन्होंने इन तकनीकों को साझा करने के खिलाफ कोई निर्देश नहीं छोड़ा था। ये पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी है, लू किंग ने आश्वस्त करते हुए कहा। ली वेटियन की मृत्यु को 700-800 वर्ष हो चुके थे और उनके अवशेष भी कंकाल में तब्दील हो चुके थे। किसी को इन तकनीकों का उत्तराधिकारी मिलना पहले से ही सौभाग्य की बात थी। उसे चुनने में कोई संकोच करने की जरूरत नहीं थी। अंततः बूढ़े डॉक्टर को राहत मिली। वह मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में मुझे अपने शिष्य की देन का लाभ मिलेगा और मुझे दिव्य लोक की एक झलक देखने का मौका मिलेगा, जो अनगिनत मार्शल आर्टिस्टों का सपना होता है। ये दुनिया वाकई आश्चर्यों से भरी है। लू किंग को देखकर बूढ़ा डॉक्टर भावुक हो गया। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस शिष्य को उन्होंने यूं ही चुन लिया था, वह उन्हें इतने बड़े अवसर दिलाएगा। इससे न केवल उनकी आयु कई दशकों तक बढ़ गई, बल्कि अब उन्हें पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर भी मिल गया। बूढ़े डॉक्टर को लगभग आश्चर्य हुआ कि क्या वह सपना देख रहे हैं। अपने स्वामी को प्रसन्न देखकर लू किंग भी बहुत प्रसन्न हुआ। एक बार जब उसका गुरु सफलता प्राप्त कर लेगा, तो उसे एक पूर्व स्वर्गीय गुरु का समर्थन प्राप्त होगा। भले ही उसका गुरु युद्ध कौशल में निपुण न हो, फिर भी एक दिव्य गुरु ही होता है। कोई भी नवजात साधक उसे चुनौती देने का साहस नहीं करता था। उस समय वह अपने गुरु को एक अधिक शक्तिशाली तकनीक सिखा सकता था। इस तरह पूर्व दिव्य साधकों के बीच भी उसके गुरु का एक मजबूत प्रभाव होता।
आखिरकार ये ली वेटियन द्वारा छोड़ी गई एक तकनीक थी, एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति ने जिसने एक युग पर सर्वोच्च दिव्य साधना के रूप में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, इसे अगली पीढ़ी को सौंप दिया था। जो भी पूर्व दिव्य प्राणी इसे प्राप्त कर लेता वह पूर्व दिव्य जगत के उच्च पदों तक पहुंच जाता। इतने शक्तिशाली गुरु के साथ वह कान काउंटी में सिर ऊंचा करके चल सकता था। ब्लैक वुल्फ गैंग एक मजाक के अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि वेई परिवार भी किसी पूर्व आकाशीय विशेषज्ञ को उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सोचकर लू किंग उत्साहित हो गई। क्या इसे एक अलग तरह का पालन पोषण माना जा सकता है? लू किंग ने कुछ हैरानी के साथ सोचा। जहाँ दूसरे लोग छोटे बच्चों या जानवरों का पालन पोषण करते थे, वहीं वह अपने स्वामी को एक दिव्य विशेषज्ञ के रूप में तैयार कर रहा था। अंतर काफी महत्वपूर्ण था। अध्याय 99। भाई, यह क्या है? शाम को लू परिवार के निवास पर भोजन के बाद जियाओ यान ने लू किंग द्वारा निकाली गई जेड की बोतल को देखा और उत्सुकता से पूछा, कुछ अच्छा? रात के खाने के बाद आपके लिए एक मिठाई, लू किंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्यारा, नन्हे बच्चे की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसे मीठी चीजें बहुत पसंद थीं। हाँ, ये थोड़ा मीठा है, इसे आजमा कर देखिए। शाओ यान ने आज्ञाकारी होकर अपना मुंह खोला और लू किंग ने उसमें पृथ्वी शिरा आत्मा तरल की एक बूंद टपकाए। यह वाकई बहुत प्यारा है। शाओ यान ने खुशी से अपने होठों को चटकाया। फिर उसने उत्सुकता से लू किंग की ओर देखा और पूछा, भाई, बस एक बूंद, इसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। चूंकि आपको मीठी चीजें पसंद हैं, इसलिए मैं कल आपके लिए कुछ मिठाई बनाऊंगी। शाओ यान अभी छोटी थी और पृथ्वी शिरा आत्मा तरल की ऊर्जा असाधारण थी। हालांकि दवा हल्की थी, लू किंग ने उसे एक साथ बहुत अधिक मात्रा देने की हिम्मत नहीं की। वह पहले सिर्फ एक बूंद से इसका असर देखना चाहता था। अगर वह इसे अच्छे से पचा लेती तो वह उसे बाद में और देता। तो फिर सौदा पक्का, भाई। जियाओ यान तुरंत खुश हो गया। अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड की एक बूंद लेने के बाद जियाओ यान को तुरंत नींद आने लगी। कुछ ही देर में उसकी पलकें भारी होने लगीं और वह धीरे धीरे अपने भाई के बगल में सो गई। लू किंग ने उसे उठाया, एक छोटे से बिस्तर पर लिटाया और उसे कंबल से ढक दिया। जियाओ ली भी उछलकर बिस्तर के सिरहाने पर बने अपने छोटे से बांस के घोंसले में लेट गई और चुपचाप उस नन्हे 2 पैरों वाले जीव की रखवाली करने लगी। शाओ यान को ठीक से ढकने और उसकी सांसों को स्थिर महसूस करने के बाद लू किंग को राहत मिली। वह कमरे से बाहर निकला और आंगन में अपनी पसंदीदा आराम कुर्सी पर बैठ गया। अब सूर्यास्त का समय नजदीक था। लू किंग दूर डूबते सूरज को देख रही थी और उसे शांति का अनुभव हो रहा था। हालांकि पहाड़ों की उनकी यात्रा बहुत फलदायी रही थी, जिसमें उन्हें ऐसे अवसर मिले थे जिनके बारे में दूसरे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। फिर भी पहाड़ों में उनका मन काफी तनावग्रस्त था। आखिरकार पहाड़ों में जहरीले कीड़े और सांप भरे पड़े थे। अगर वह बहुत ज्यादा आराम करता तो आसानी से किसी दुर्भाग्य का शिकार हो सकता था। अब घर वापस आकर वह आखिरकार पूरी तरह से आराम कर सकता था। सूर्यास्त देखते हुए उसने कुछ देर के लिए अपने मन को भटकने दिया, फिर दोबारा सोचने लगा। अब उसका गुरु उसे रक्त की पूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियों को परिष्कृत करने में मदद कर रहा था। असल में वह मदद करना चाहता था और अपनी दवा बनाने की कला का अभ्यास करना चाहता था। लेकिन उसका मालिक, जो अभी अभी सफलता प्राप्त कर चुका था और ऊर्जा से भरपूर था, उसे एक बाधा समझकर उसे औषधि कक्ष से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि रक्त की पूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली कुछ गोलियों को परिष्कृत करना सरल था और उन्हें किसी मदद की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा 100 साल पुराने जिनसेंग का इस्तेमाल दवाएं बनाने में करना सरासर बर्बादी थी। वह लू किंग को इतनी अच्छी औषधीय सामग्री बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता था। लू किंग ने जिद नहीं की। वैसे भी उसे रक्तपूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियों को बनाने की विधि तो पता थी। वह बाद में अभ्यास कर सकता था। एक बार जब उसके गुरु ने गोलियों को परिष्कृत करने का काम पूरा कर लिया तो वह पूरी तरह से साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। तब उसकी ताकत तेजी से बढ़ेगी। अब उसे बस 2-3 दिन शांति से इंतजार करना था। मार्शल आर्ट के अभ्यास के अलावा रून विद्या के अध्ययन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यद्यपि प्रारंभिक चरणों में रून का मार्ग कमजोर था, लेकिन एक बार इसमें पूरी तरह महारत हासिल कर लेने के बाद यह विभिन्न रहस्यमय शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था, जो मार्शल आर्ट से अतुलनीय थी। लू किंग भला इतनी जादुई शक्ति को कैसे त्याग सकती थी? ये सोचते हुए लू किंग ने अपनी जेब से चांदी का एक टूटा हुआ टुकड़ा निकाला, अपनी क्षमता को सक्रिय किया और मन को शांत करने और हृदय को शुद्ध करने की अवस्था में प्रवेश किया, धीरे धीरे अवलोकन करते हुए। इससे पहले जेड गुफा में उन्हें कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी, जो बाद में शियाओ ली के जागने से बाधित हो गई थी। अब वह अपनी समझ को आगे बढ़ा सकता था। जैसे जैसे आकाश में अंधेरा छाने लगा, लू किंग अपनी गहरी समझ की अवस्था में समय बीतने का एहसास ही नहीं कर पाया। जब चांद पेड़ों की शाखाओं पर लटका हुआ था और रात के गहरे अंधेरे में तारे चमक रहे थे, तभी अचानक उसे होश आया। उसने चारों ओर देखा, फिर आकाश की ओर देखा। वह थोड़ा चकित सा महसूस कर रहा था। ये समय तो आ ही गया है। रून अक्षरों का अध्ययन करने से सचमुच समय का एहसास ही नहीं होता। इससे पहले जेड गुफा में उसे केवल कुछ घंटों का ही आभास हुआ था, लेकिन वास्तव में बाहर पूरा एक दिन और रात बीत चुका था। हालांकि इसमें बिताया गया समय सार्थक है। लू किंग ने अपने हाथ में मौजूद चांदी को देखा और मुस्कुराया। उन्हें चांदी पर बने पैटर्न की कुछ समझ प्राप्त हो गई थी। उनका मानना था कि कुछ और सत्रों के बाद वे इसे पूरी तरह समझ पाएंगे। बेशक चांदी के एक टुकड़े पर बने पैटर्न को समझना ये साबित नहीं करता था कि उसने रून अक्षरों के ज्ञान में महारत हासिल कर ली थी। यदि रून का मार्ग इतना सरल होता तो वह गायब नहीं होता और केवल एक जेड गुफा ही शेष रह जाती।
यह विरासत गहन और रहस्यमय थी। लू किंग को इसे पूरी तरह से समझने के लिए अभी लंबा सफर तय करना था। चांदी के बर्तनों को एक तरफ रखते हुए लू किंग उठा और पाया कि उसके कपड़े ओस से भीगे हुए थे। सौभाग्य की बात यह थी कि अब वह ची और रक्त क्षेत्र का एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट था और उसका शरीर भी मजबूत था। यदि कोई कमजोर शरीर वाला सामान्य व्यक्ति आधी रात तक आंगन में बैठा रहे तो उसे संभवतः सर्दी लग जाएगी। अपना सिर हिलाते हुए लू किंग ने अपने रक्त में ऊर्जा का संचार किया, जिससे उसके शरीर का तापमान बढ़ गया और नमी तेजी से वाष्पित हो गई। फिर वह आराम करने के लिए घर लौट आया। अगली सुबह जल्दी उठकर लू किंग ने कुछ देर मुक्केबाजी का अभ्यास किया और फिर नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ता बनाने के तुरंत बाद उसने कमरे में शियाओ यान और शियाओ ली को खेलते हुए सुना। वह कमरे में दाखिल हुआ और उसने देखा कि दोनों छोटे बच्चे बिस्तर पर लोटपोट हो रहे थे। भाई, लू किंग को अंदर आते देख शियाओ यान ने तुरंत आवाज लगाई, जाग गए हो? पूरी रात सोने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो? भाई, लगता है शियाओ यान का चेहरा सफेद पड़ गया है। उस नन्ही बच्ची ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और लू किंग को अपनी गोल मटोल छोटी बाह दिखाई। पहले कुछ हद तक गहरे रंग की भुजा अब कमल की जड़ की तरह सफेद और कोमल हो गई थी। बहुत प्यारी। दरअसल लू किंग ने शियाओ यान के बदलावों को पहले ही देख लिया था, भले ही शियाओ यान ने उन्हें दिखाया न हो। हाल ही में घर का खाना काफी अच्छा था और उनकी देखभाल में जियाओ यान का शरीर उस समय की तुलना में काफी बेहतर था जब वह पहली बार सीमा पार करके आया था। उसका वजन काफी बढ़ गया था और यहाँ तक कि उसके मूल रूप से पीले बाल भी काफी बेहतर हो गए थे। हालांकि स्थिति में सुधार हुआ था, लेकिन कंडीशनिंग का समय अभी भी कम था और उसके बाल अभी भी कुछ हद तक पीले थे। साथ ही चूंकि वह हर दिन बाहर खेलती थी, इसलिए उसकी त्वचा थोड़ी टैन हो गई थी, लेकिन अब उसके बाल काले और चमकदार थे और उसकी त्वचा सफेद और कोमल हो गई थी। वह पहले से भी ज्यादा प्यारी और मनमोहक हो गई थी। हाँ, न केवल तुम्हारी त्वचा सफेद हो गई है, बल्कि तुम्हारे बाल भी काले हो गए हैं। लू किंग ने सिर हिलाया। सच में? शियाओ यान के बाल काले हो गए हैं? नन्ही बच्ची की आंखें चमक उठीं। जब से उसके साथ खेलने वाले दोस्तों ने उसके बालों को बदसूरत कहा था, तब से शियाओ यान अपने बालों को लेकर बहुत सचेत रहने लगी थी। अपने भाई को ये कहते हुए सुनकर कि उसके बाल काले हो गए हैं, वह बहुत चिंतित हो गई। बेशक, नहाते समय आपको पता चल जाएगा। लू किंग ने सिर हिलाया। शियाओ यान झटपट बिस्तर से उठी और बोली, भाई, मैं अपने दांत साफ करने और चेहरा धोने जा रही हूँ। वह दौड़कर बाहर वॉश बेसिन के पास गई और पानी में अपना प्रतिबिंब देखने लगी। थोड़ी देर बाद वह खुशी से चिल्लाई, भाई, शियाओ यान के बाल सचमुच काले हो गए हैं। भाई ने तुम्हें पहले ही बताया था, अगर तुम अच्छे से खाओ और अच्छे से सोओगी तो तुम्हारे बाल जल्द ही खूबसूरत हो जाएंगे। लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय उसने गुप्त रूप से उस छोटे बच्चे की जानकारी की जांच करने की अपनी क्षमता को सक्रिय कर दिया। कुछ ही देर में शियाओ यान के शरीर पर एक हल्की लाल रोशनी दिखाई दी। लू शियाओ यान, एक बच्ची, लड़की, एक भाग्यशाली बच्ची। पृथ्वी शिरा आत्मा तरल का सेवन करने के बाद ऐसा लगता है कि उसमें एक विशेष प्रतिभा जागृत हो गई है। बर्फ की मांसपेशी और जैड हड्डी पूरी तरह से सक्रिय नहीं, शुद्ध शरीर, अशुद्धियों से मुक्त। बर्फ और जैड के समान शुद्ध, एक प्राकृतिक साधना। बीज, जल और शीत गुण तकनीकों का अभ्यास करते समय दुगुना प्रभाव। शियाओ यान के शव पर मिली जानकारी को देखकर लू किंग बहुत आश्चर्यचकित हुई। न केवल लाल बत्ती के कारण, जो शियाओ ली की क्षमता के समान स्तर पर थी, बल्कि दो स्वरों के कारण भी। पृथ्वी शिरा आत्मा तरल के प्रभाव में जियाओ यान ने वास्तव में बर्फ की मांसपेशी और जैड हड्डी नामक प्रतिभा को जागृत कर लिया था। और नोट्स के अनुसार ये प्रतिभा काफी शक्तिशाली थी। यह एक स्वाभाविक प्रतिभा थी, तथापि पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। लू किंग ने तीसरे स्वर पर लिखे शब्दों को देखा और सोचने लगी, क्या इसका कारण ये था कि उसने अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड की केवल एक बूंद ही ली थी? लू किंग को लगा कि ऐसा होने की संभावना है। जियाओ ली ने पृथ्वी शिरा आत्मा तरल की 5 बूंदें लेने के बाद ही अपनी अदृश्यता की प्रतिभा को जागृत किया था। शियाओ यान ने केवल एक बूंद ली थी, जो निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं थी। आइस मसल और जैड बोन की इस प्रतिभा को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए उसे शायद तरल पदार्थ की कुछ और बूंदों की आवश्यकता होगी, लेकिन उसके पास अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड की कोई कमी नहीं थी। जैड गुफा से लू किंग ने कुल मिलाकर लगभग 40 बूंद अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड प्राप्त किया था। उसने स्वयं 3 बूंदें इस्तेमाल की, शियाओ ली और उसके गुरु को 5-5 बूंदें दी और शियाओ यान को कल रात 1 बूंद दी। इस प्रकार कुल 14 बूंदें इस्तेमाल की। अब भी उसके पास अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड की 20 से अधिक बूंदें बची थीं। अगर वह शियाओ यान पर 4 और बूंदें भी डाल देता तो भी उसके पास लगभग 20 बूंदें बची रहती। अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड की इन 20 बूंदों के अलावा 10 बूंदें जो उसे डिवाइन रून सेक्ट की एसेंस फोर्जिंग स्पिरिट टेक्निक का अभ्यास करने के लिए बचाकर रखनी थी, उसके पास आपात स्थिति के लिए अभी भी 10 बूंदें बची रहेंगी। इसलिए लू किंग को अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड के खत्म होने की चिंता नहीं थी। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर n0vfr.net वेबसाइट खोजें। इसके विपरीत ये देखकर कि जियाओ यान ने अप्रत्याशित रूप से ऐसी विशेष साधना शक्ति को जागृत कर लिया था, आश्चर्य हुआ। प्रतिभा देखकर लू किंग खुश तो हुई, लेकिन थोड़ी अवाक भी रह गई। पृथ्वी शिरा आत्मा द्रव ग्रहण करने के बाद जियाओ ली और जियाओ यान दोनों की प्रतिभाएं जागृत हो गईं और उनके गुरु की साधना में भी सुधार हुआ, जिससे वे जल्द ही दिव्य लोक में प्रवेश करने वाले थे। क्षमता में मामूली वृद्धि के अलावा उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिला था। अंत में सब लोग प्रतिभाशाली निकले, सिवाय उसके जो निकम्मा निकला।
लू किंग की भावनाएं काफी मिली जुली थीं। अगले 2 दिनों में लू किंग ने शियाओ यान को अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड की कुछ और बूंदे देना जारी रखा। अंततः जब उसने 5वीं बूंद ली और जाग गई तो उसने अपनी क्षमता का उपयोग करके उसकी जानकारी की दोबारा जांच की। शियाओ यान के शरीर पर एक तेज लाल रोशनी दिखाई दी। बर्फ की मांसपेशियां और जैड की हड्डियां, शुद्ध शरीर, अशुद्धियों से मुक्त। बर्फ और जैड के समान शुद्ध, एक प्राकृतिक साधना बीज। जल और शीत गुण तकनीकों का अभ्यास करते समय दुगुना प्रभाव। नोट्स से पूरी तरह से सक्रिय नहीं। शब्द गायब हो जाने पर लू किंग ने राहत की सांस ली। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जियाओ यान की प्रतिभा को भी पूरी तरह से सक्रिय होने के लिए अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड की 5 बूंदों की आवश्यकता थी। भाई क्या हुआ? शियाओ यान ने अभी अभी नहा धोकर अपना चेहरा सजाया था और लू किंग के बाल बांधने का इंतजार कर रही थी। अपने भाई को हैरानी से उसे घूरते देख उसे अजीब सा लगा। कुछ नहीं भाई, बस सोच रहा था। लू किंग ने झटपट शियाओ यान के बालों को 2 छोटी छोटी जुड़ियों में बांध दिया। इसे बांधने के बाद उसने चारों ओर देखा और बहुत संतुष्ट महसूस किया। उसके काले चमकदार बाल, गोरा और कोमल चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें पहले से ही बेहद प्यारी शियाओ यान अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड लेने के बाद चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी लग रही थी, बेहद मनमोहक। उस छोटी बच्ची के अनुसार जब वह इन दिनों खेलने के लिए बाहर जाती थी तो दादा झांग और अन्य लोग हमेशा उसकी प्रशंसा करते थे और उसे कई छोटे छोटे उपहार देते थे जिससे वह बहुत खुश हो जाती थी। ठीक है, चलिए नाश्ता करते हैं। घर में भाई बहन एक साथ मांस का दलिया खा रहे थे जबकि शियाओ ली साथ में परोसी गई ताजी मछली का आनंद ले रही थी। ये कहना ही पड़ेगा कि ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स को मछली बहुत पसंद थी। अगर शियाओ ली दिन में 3 बार भी मछली खा ले तो भी वह इससे कभी नहीं उबेगी। दलिया पीते हुए लू किंग किसी और बात के बारे में सोचने लगा। अब जबकि शियाओ यान ने ऐसी विशेष साधना प्रतिभा को जागृत कर लिया था, इसलिए उसकी कुछ योजनाओं में बदलाव करने की आवश्यकता थी। शुरू में लू किंग को उम्मीद थी कि शियाओ यान बिना किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल किए शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेगी, लेकिन अब जब जियाओ यान ने इतनी अच्छी प्रतिभा को जागृत कर लिया है तो इसका उपयोग न करना व्यर्थ होगा। इस दुनिया में जहाँ मार्शल आर्टिस्टों को सम्मान दिया जाता था, मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना अनगिनत लोगों का सपना था। हालांकि अधिकांश लोगों के पास वह योग्यता नहीं थी। चूंकि शियाओ यान में इतनी प्रतिभा है, इसलिए उसे उसका समर्थन करना चाहिए। इसलिए आने वाले दिनों में वह शियाओ यान को साधना के बारे में कुछ ज्ञान देना शुरू कर देगा। लेकिन उसकी क्षमता द्वारा प्रदर्शित जानकारी के अनुसार जियाओ यान के अभ्यास के लिए सर्वोत्तम तकनीकें जल और शीत गुण वाली तकनीकें थीं। ऐसा हुआ कि उनके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी। ली वेटियन की विरासत में पूर्व दिव्य क्षेत्र की सभी तकनीकें शामिल थीं, जिनमें से कोई भी जल या शीत गुणों वाली नहीं थी जो शियाओ यान के लिए अनुपयुक्त थीं। ऐसा लगता है कि भविष्य में मुझे शियाओ यान के लिए जल या शीत तत्व से संबंधित वंशानुक्रम खोजना होगा, लू किंग ने सोचा। लेकिन ये कोई जरूरी काम नहीं था। पूर्व दिव्य क्षेत्र तक पहुंचने से पहले जन्मोत्तर क्षेत्र की साधना में गुणों का कोई विभाजन नहीं था। सभी ने रक्त ऊर्जा, नसों और आंतरिक अंगों को संतुलित करने के लिए बताए गए चरणों का पालन किया। दिव्य लोक में पहुंचने और अद्वितीय दिव्य ऊर्जा का विकास करने के बाद ही गुण कार्य में आने लगे। शियाओ यान अभी नन्ही बच्ची थी, उसने साधना का पहला चरण भी शुरू नहीं किया था। असाधारण प्रतिभा होने के बावजूद कौन जानता था कि वह कब दिव्य लोक तक पहुंच पाएगी। कोई तकनीक ढूंढने में समय लग सकता है। फिलहाल उसके गुरु द्वारा सिखाई गई स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी ही उसके लिए काफी थी। ये सोचकर लू किंग ने कहा, शियाओ यान, क्या तुम पढ़ना सीखना चाहती हो? पढ़ना? जियाओ यान ने हैरानी से पलकें झपकाईं। हाँ, पढ़ना। तुम्हें नन्हे बंदर की कहानियां सुनना पसंद है ना? बाहर नन्हे बंदर की कहानियों से भी बेहतर कई कहानियां हैं, लेकिन वे सब किताबों में लिखी हैं। जब तुम पढ़ना सीख जाओगे तभी उन्हें समझ पाओगे। हाल ही में लू किंग को अभी भी समय समय पर शियाओ यान को कहानियां सुनानी पड़ती थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शियाओ यान बिना उबे एक ही बंदर की कहानी बार बार कैसे सुन सकती है। यहाँ तक कि जब भी वह कोई कहानी सुनाना शुरू करता तो शियाओ ली भी आज्ञाकारी भाव से चमकती आंखों के साथ ध्यानपूर्वक बैठ जाती थी। इसलिए शियाओ यान की सीखने में रुचि जगाने के लिए उसने उसे लुभाने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। निश्चित रूप से जियाओ यान को तुरंत दिलचस्पी हो गई, यहाँ तक कि शियाओ ली ने भी अपने कान खड़े कर लिए। भाई, क्या बाहर बैठे उस छोटे बंदर की कहानी से बेहतर कोई और कहानी हो सकती है? बिल्कुल, लेकिन वो सारी कहानियां किताबों में लिखी होती हैं। जो लोग पढ़ नहीं सकते वे उन्हें समझ नहीं सकते। मैं सीखना चाहती हूँ भाई, मैं पढ़ना सीखना चाहती हूँ। शियाओ यान ने तुरंत कहा, ठीक है, आज से भाई तुम्हें पढ़ना सिखाएगा। अगर भाई व्यस्त हो तो तुम दादाजी चेन से भी सीख सकते हो। शियाओ यान को आकर्षित होते देख लू किंग मुस्कुराई। इसी क्षण उसे अपनी पैंट में कुछ खिंचाव महसूस हुआ। नीचे देखने पर उसने पाया कि शियाओ ली उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। क्या शियाओ ली, तुम भी पढ़ना सीखना चाहती हो? लू किंग हैरान रह गई। उसे सिर हिलाते देख लू किंग अवाक रह गई। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कहानियों का आकर्षण इतना प्रबल होगा कि काला राक्षस भी पढ़ना सीखना चाहेगा। लेकिन वह एक नन्हे से जीव को पढ़ना कैसे सिखाएगा? उन्हें कोई अनुभव नहीं था। तो फिर बात पक्की हो गई। भाई, शियाओ ली और मैं साथ साथ पढ़ेंगे। शियाओ यान ने खुशी से कहा। सीखने के लिए एक साथी का होना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा था। ठीक है फिर। दोनों नन्हे मुन्नों की उम्मीद भरी निगाहों को देखकर लू किंग केवल सहमति में सिर हिला सकी। अध्याय 100। लू किंग ने नाश्ते के तुरंत बाद दोनों छोटे बच्चों को अक्षर पहचानना सिखाना शुरू कर दिया।
स्वर्ग और पृथ्वी, रहस्यमय और पीला, ब्रह्मांड का महान विनाश। लू किंग ने एक छोटी लकड़ी की छड़ी पकड़ी हुई थी और वह रेत से भरे एक बर्तन में लिखते हुए जोर से पाठ कर रही थी। अपने पिछले जीवन में उन्होंने कभी बच्चों को पढ़ाया नहीं था, इसलिए वे केवल अपनी समझ के अनुसार ही उन्हें पढ़ा सकते थे। धीरे धीरे उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें इस दुनिया के परिचयात्मक पाठों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने 1000 अक्षरों के निबंध के अनुसार जो उन्होंने याद किया था उन्हें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया। सौभाग्य से शियाओ यान और शियाओ ली दोनों ही बहुत बुद्धिमान थीं। लू किंग की शिक्षण शैली भले ही थोड़ी अटपटी थी, फिर भी वे जल्दी याद रख लेती थीं। बेशक वे केवल अक्षरों को पहचानते थे, वे न तो लिख सकते थे और न ही उनके अर्थ समझ सकते थे। ठीक है, अब जब आप इन पात्रों को पहचान चुके हैं तो आप इन्हें स्वयं लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ये देखकर कि शियाओ यान और शियाओ ली को याद आ गया है, लू किंग ने रेत के 2 और बर्तन निकाले और उन्हें उनके सामने रख दिया। अगर कोई शिक्षक इस दृश्य को देखता तो शायद वह बहुत क्रोधित होता। पहले दिन इस तरह से रटने की विधि से पात्रों को पढ़ाए जाने पर उन्हें चिंता होगी कि बच्चे तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, लेकिन इस समय कमरे में केवल लू किंग और 2 छोटे बच्चे ही मौजूद थे। एक ने सिखाने का साहस दिखाया और दूसरे ने सीखने का। लू किंग की बातें सुनकर शियाओ यान और शियाओ ली ने लगन से लिखना सीखना शुरू कर दिया। शियाओ यान ने एक छोटी लकड़ी की छड़ी पकड़ी हुई थी। पहले उसने अपने भाई द्वारा लिखे गए अक्षरों को देखा, फिर उस छड़ी से रेत के कुंड में उनकी नकल करने की कोशिश की। शियाओ ली को और भी ज्यादा परेशानी हुई। सिर्फ अपने पंजों के सहारे छड़ी पकड़ना उसके लिए बेहद असुविधाजनक था। कुछ बार कोशिश करने के बाद उसने छड़ी को फेंक दिया और अपने नुकीले पंजों से रेत पर लिखना शुरू कर दिया। लू किंग को यह मजेदार लगा, लेकिन उसने इसे रोका नहीं। किसी छोटे से जानवर को कलम पकड़कर लिखवाना उसके लिए वाकई बहुत मुश्किल था। जैसे ही दोनों छोटे बच्चे गंभीरता से लिखना सीख रहे थे, घर के बाहर से एक आवाज आई, किंग, गुरुजी, आप यहाँ क्यों हैं? लू किंग आश्चर्यचकित होकर उससे मिलने बाहर गई। मैंने आपके लिए आवश्यक रक्तपूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियां बना ली हैं, इसलिए मैं उन्हें आपके पास ले आया हूँ। बूढ़े डॉक्टर चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको, गुरुजी, इन्हें स्वयं लाने की अनुमति कैसे दे सकती थी? मुझे खुद जाकर इन्हें लाना चाहिए था, लू किंग ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। हम गुरु शिष्य हैं, औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं कुछ दिनों से चिकित्सा कक्ष में था, मुझे ताजी हवा की जरूरत थी। बूढ़ा डॉक्टर घर में दाखिल हुआ। दादाजी चेन, शियाओ यान ने आज्ञाकारी भाव से अभिवादन किया और शियाओ ली ने भी पुकार लगाए। हम अच्छे बच्चे, आप लोग क्या कर रहे हैं? बूढ़े डॉक्टर ने देखा कि दोनों छोटे बच्चे रेत के एक एक बर्तन के सामने बैठे हैं और वह उत्सुक हो गया। भाई, हमें अक्षर पहचानना सिखा रहे हैं, हम लिखना सीख रहे हैं, शियाओ यान ने खुशी से कहा। क्या तुम अक्षर पहचान सकते हो? बूढ़ा डॉक्टर और भी हैरान हो गया और लू किंग की ओर देखने लगा। शियाओ यान को अक्षर पहचानना सिखाना तो समझ में आता था, लेकिन शियाओ ली भी वहां आज्ञाकारी भाव से बैठी थी। लू किंग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे पास कुछ खाली समय था और मैंने सोचा कि शियाओ यान को पढ़ना सीखना शुरू कर देना चाहिए, इसलिए मैंने उसे पढ़ाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियाओ ली को भी इसमें दिलचस्पी होगी, इसलिए मैंने दोनों को पढ़ाया। बूढ़ा डॉक्टर शियाओ ली की सीखने की लगन देखकर आश्चर्यचकित रह गया। यह नन्हा काला जानवर कई इंसानी बच्चों से भी ज्यादा मेहनती था। उन्हें यह नहीं पता था कि दोनों छोटे बच्चे सीखने के लिए इतने उत्सुक इसलिए थे क्योंकि लू किंग ने उन्हें कहानियों से लुभाया था, जिससे पढ़ने में उनकी रुचि जागृत हुई थी। अक्षरों को पहचानना सीखना अच्छी बात है। दुनिया का अधिकांश ज्ञान किताबों में छिपा है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो भविष्य में आप खुद ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, बूढ़े डॉक्टर ने संतुष्टि से कहा। दादाजी चेन, क्या किताबों में बहुत सारी रोचक कहानियां होती हैं? शियाओ यान ने उत्साह से पूछा। जियाओ ली ने भी उधर देखा। बूढ़ा डॉक्टर चौंक गया, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, बेशक, कई कहानी की किताबें बहुत दिलचस्प होती हैं। ये सुनकर शियाओ यान और शियाओ ली की आंखें चमक उठीं और वे लेखन के प्रति और भी अधिक उत्साहित हो गईं। लू किंग ने तुरंत अपने गुरु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, गुरुजी, आपने कहा था कि रक्त की पूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियां तैयार हैं? जी हाँ, ये तैयार हैं। बूढ़े डॉक्टर ने सिर हिलाया और दवा की कई बड़ी बोतलें निकालीं। ये सब यहाँ हैं। मैंने गोलियों को उनकी शक्ति के अनुसार वर्गीकृत किया है। ये 2 बोतलें 200 साल से कम पुराने जिनसिंग से बनी है, यह वाली 300 साल पुरानी है और यह वाली उस 500 साल पुराने अनमोल जिनसिंग से बनी है। इन्हें संभाल कर रखें। लू किंग को गोलियां मिलने के बाद बूढ़े डॉक्टर ने कहा, किंग, गोलियां अच्छी हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। दवा में 3 प्रकार के विष होते हैं। गोली कितनी भी अच्छी क्यों न हो, खुराक का ध्यान रखना जरूरी है। जल्दबाजी में अपने शरीर को नुकसान न पहुंचाएं। मैं याद रखूंगी, लू किंग ने गंभीरता से कहा। ठीक है, मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा। मैं पहाड़ पर वापस चलता हूँ। गोलियां देने के बाद बूढ़े डॉक्टर को राहत महसूस हुई और उन्होंने कहा, गुरुजी, आप कई दिनों से दवाएं बना रहे हैं, शायद आपने ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। क्या मैं आपके लिए खाना बना दूं? गुरुजी को जाते देख लू किंग ने झट से कहा, कोई जरूरत नहीं, मैंने खाना खा लिया है। गोलियां बनाते समय मैंने आपके द्वारा दिए गए दिव्य नियमों पर विचार किया और कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की। मैं वापस जाकर कुछ समय के लिए ध्यान लगाऊंगा। आप शियाओ यान और शियाओ ली को पढ़ाना जारी रखें, बूढ़े डॉक्टर ने मना कर दिया। अपने गुरु को इतना दृढ़ निश्चयी देखकर लू किंग ने कोई जिद नहीं की। अंतर्दृष्टि अमूल्य थी और वह अपने गुरु की समझ में बाधा नहीं डालना चाहता था।
अपने गुरु के जाने के बाद लू किंग ने देखा कि शियाओ यान और शियाओ ली अभी भी लगन से लिख रही हैं, लेकिन उसने उन्हें परेशान नहीं किया। वह आंगन में गया, 100 साल पुरानी रक्तपूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोली निकाली, उसे निगल लिया और अभ्यास करने लगा। जैसे ही गोली उसके पेट में गई, उसकी शक्ति तेजी से फैल गई। लू किंग ने स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी की पहली 9 चालें करना शुरू कर दिया। लू किंग के स्वास्थ्यवर्धक बॉक्सिंग प्रशिक्षण में पहले की तुलना में काफी बदलाव आया था। पर्वतों की यात्रा के बाद लू किंग को अपार सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हें न केवल ली वेटियन जैसे शीर्ष दिव्य गुरु की विरासत मिली, बल्कि मंत्र साधना की विधि भी प्राप्त हुई। हालांकि इन दोनों विरासतों ने सीधे तौर पर उनकी ताकत को नहीं बढ़ाया, लेकिन इनसे उनके दृष्टिकोण का दायरा काफी बढ़ गया। खेती बाड़ी के बारे में उनकी समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। इससे स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी के बारे में उनकी समझ और गहरी हो गई। जैसे जैसे लू किंग आकृतियों के बीच से गुजरती गई, वहां न तो धुएं का कोई निशान था और न ही आग का। वह जीवंतता से भरपूर थी, जिसे देखकर ही ताजगी और सुकून का एहसास होता था। उन्होंने हेल्थ नरिशिंग बॉक्सिंग के पोषक पहलू को पूरी तरह से साकार किया। अगर बूढ़ा डॉक्टर यहाँ होता और लू किंग के मुक्केबाजी कौशल को देखता, तो वह चकित रह जाता, क्योंकि लू किंग की स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी के पहले 9 रूपों में निपुणता अब उसकी अपनी निपुणता के बराबर थी। स्वास्थ्यवर्धक मुक्केबाजी में इस गहन महारत ने लू किंग के रक्त की पूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियों के अवशोषण को भी तेज कर दिया। कुछ ही समय में उसने 100 साल पुरानी गोली की शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया और उसे अपनी ऊर्जा और रक्त में परिवर्तित कर दिया। उसने जरा भी संकोच नहीं किया, बोतल से एक और गोली निकाली, उसे निगल लिया और अभ्यास जारी रखा। लू किंग की मार्शल कला का स्तर काफी पहले ही ची और रक्त की पूर्णता को समझने के स्तर तक पहुंच चुका था। उसमें केवल ची और रक्त की शक्ति की कमी थी, इसलिए लगातार गोली का अवशोषण उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। उसे बस इस बात का ध्यान रखना था कि वह एक दिन में बहुत अधिक गोलियां न खाए, जिससे उसके शरीर को अनुकूल होने का समय मिल सके। हालांकि प्रतिदिन कुछ रक्तवर्धक और ऊर्जावर्धक गोलियां लेना कोई समस्या नहीं होगी। लू किंग आंगन में अभ्यास कर रही थी और वहां से गुजरने वाले ग्रामीण रुककर उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उनकी निगाहें ईर्ष्या से भरी हुई थीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे परेशान करे। अब ज्यूली गांव में लू किंग का रुतबा बहुत ऊंचा हो गया था। लोगों को आसानी से मारने की उसकी क्षमता के अलावा उसने पहले गांव में जो चांदी बांटी थी, वह सभी की कृतज्ञता अर्जित करने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए लू किंग को अभ्यास करते देख किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे परेशान करे। अगले कुछ दिनों में लू किंग का जीवन काफी नियमित हो गया। हर दिन अपने स्वामी को नमस्कार करने और कुछ औषधीय ज्ञान प्राप्त करने के अलावा उनका अधिकांश समय रक्तपूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियों का अभ्यास और आत्मसात करने में व्यतीत होता था। उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। बाकी समय में वह शियाओ यान और शियाओ ली को पढ़ना सिखाता था। कभी कभी वह शियाओ ली के आहार की पूर्ति के लिए मछली पकड़ने जाता था। ये बताना जरूरी है कि उन 2 गोल्डन लोच मछलियों को पकड़ने के बाद से लू किंग ने फिर कभी कोई अजीब मछली नहीं पकड़ी थी। उसे नहीं पता था कि नदी की वे विचित्र मछलियां पकड़ी गईं या वे सतर्क हो गईं। परिणामस्वरूप वह शियाओ ली से किया अपना पिछला वादा पूरा करने में असमर्थ रहा था। समय बहुत जल्दी बीत गया। जैसे जैसे शियाओ यान और शियाओ ली ने अधिक अक्षर सीखे, लू किंग के मार्शल कौशल में भी तेजी से सुधार हुआ। शाओ यान और शाओ ली द्वारा अक्षरों को पहचानना शुरू करने के 7वें दिन लू किंग ने क्यूई और रक्त में महान उपलब्धि का स्तर प्राप्त कर लिया। 15वें दिन पहाड़ के पीछे बांस के जंगल में अभ्यास कर रहे लू किंग का पूरा शरीर कांप रहा था। उनके भीतर ऊर्जा और रक्त की एक विशाल शक्ति उमड़ रही थी, जो उनके इरादे के साथ सुचारू रूप से चल रही थी, उनकी इच्छा के अनुसार एकत्रित और विलीन हो रही थी, त्रुटिहीन और परिपूर्ण। अंततः ची और रक्त की पूर्णता। लू किंग ने अपनी आंखें खोलीं, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। लगभग आधे महीने के निरंतर अभ्यास के बाद रक्त की पूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली अधिकांश गोलियों का सेवन करने के बाद उसने अंततः अपनी ऊर्जा और रक्त की शक्ति को उसकी सीमा तक बढ़ा दिया और ऊर्जा और रक्त की पूर्णता के स्तर तक पहुंच गया। इसके बाद ची और रक्त की पूर्णता में पूरी तरह महारत हासिल करने के लिए कुछ आराम करने के बाद वह टेंडन और बोन्स क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है। मार्शल कल्टीवेशन सचमुच एक सोना खाने वाला राक्षस है। अपने बगल में रखी बोतलों को देखते हुए लू किंग ने आह भरी। आधे महीने के भीतर ही उन्होंने ची और रक्त के क्षेत्र में छोटी उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। साधना की ऐसी गति अन्य मार्शल आर्टिस्टों को आश्चर्यचकित कर देगी, लेकिन लू किंग को ये बात उल्लेखनीय नहीं लगी। पिछले 6 महीनों में उसने कितनी रक्तपूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियां खाई हैं, यह उसे खुद भी नहीं पता था। यदि इन सभी गोलियों को चांदी में परिवर्तित कर दिया जाए तो वे कई टेंडन्स एंड बोन्स रियल्म के अभ्यासकर्ताओं को कुचल सकती हैं। इतने सारे संसाधनों के साथ अगर उसकी साधना में तेजी से प्रगति नहीं हुई तो ये शर्मनाक होगा। हालांकि पृथ्वी शिरा आध्यात्मिक तरल के कारण मेरी क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। मैं जितनी ऊर्जा और रक्त धारण कर सकता हूँ, वह एक साधारण ऊर्जा और रक्त निपुणता अभ्यासी की तुलना में कहीं अधिक है। मेरे भीतर की ची और रक्त की शक्ति अब एक सामान्य ची और रक्त निपुणता प्राप्त मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में कई गुना अधिक है। अपने भीतर मौजूद त्रुटिहीन ची और रक्त शक्ति को महसूस करते हुए लू किंग बहुत संतुष्ट थी। अर्थ विंड स्पिरिट लिक्विड आखिरकार एक पूर्व स्वर्गीय अस्तित्व द्वारा निर्मित एक रहस्यमय वस्तु थी। क्षमता बढ़ाने पर इसका प्रभाव जबरदस्त था। अगर अब उसका सामना फिर से हृदय चोर भेड़िए से हो जाए, उसे पूरा भरोसा था कि वह बिना दूसरी कोशिश किए एक ही मुक्के से उसे मार सकता है।
यहाँ तक कि किसी अन्य ची और रक्त में निपुण मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ भी, जब तक कि वह स्वयं भी मार्शल प्रतिभा का धनी न हो, उसके कुछ दावों का सामना करना उसके लिए मुश्किल होगा। मुझे आश्चर्य होता है, अगर मुझे अभी मागो का सामना करना पड़े तो मेरा क्या हाल होगा। लू किंग को याद आया कि मागो टेंडन और बोन्स क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थी। सबसे नीचे टेंडन और हड्डियों के क्षेत्र में एक नौसिखिया। मार्शल आर्ट में प्रत्येक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अंतर था। सैद्धांतिक रूप से यहाँ तक कि सबसे कमजोर टेंडन और बोन्स दायरे का अभ्यासी भी ची और ब्लड दायरे के किसी व्यक्ति से अधिक मजबूत होना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में कई चीजें तर्क से परे हैं। कुछ असाधारण रूप से प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट के धुरंधर उस खाई को पार कर सकते हैं और अपनी क्षमता से कहीं अधिक स्तर पर लड़ सकते हैं। लू किंग को नहीं पता था कि उसकी वर्तमान क्षमता को इस श्रेणी में गिना जा सकता है या नहीं, एक मार्शल आर्ट का धुरंधर। इसलिए उसे यकीन नहीं था कि उसके पास मागो के साथ द्वंद्व युद्ध करने की योग्यता है या नहीं। शायद मुझे मागो के साथ मुकाबला करने का मौका ढूंढना चाहिए, यह विचार अभी मन में आया ही था कि लू किंग ने तुरंत इसे खारिज कर दिया। उनकी वर्तमान शक्ति, जो एक साधारण ची और रक्त निपुणता प्राप्त मार्शल आर्टिस्ट से कहीं अधिक है, का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा इससे निश्चित रूप से अनावश्यक संदेह उत्पन्न होगा। असामान्य घटनाएं अक्सर किसी अजीब बात का संकेत देती हैं। कोई भी पूरी तरह से मूर्ख नहीं होता। उन्होंने इतने कम समय में ची और रक्त की पूर्णता प्राप्त कर ली थी, जो अपने आप में आश्चर्यजनक था। लेकिन इसे प्राकृतिक प्रतिभा से भी समझाया जा सकता है। अगर वह असाधारण मात्रा में ची और रक्त शक्ति का भी प्रदर्शन करता है तो एक मूर्ख भी समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। भले ही दूसरे लोग अर्थवेन स्पिरिट लिक्विड के अस्तित्व का अनुमान न लगा सकें, लेकिन उन्हें संदेह जरूर होगा कि उसने कोई अलौकिक खजाना हासिल कर लिया है। इससे निस्संदेह अंतहीन मुसीबतें पैदा होंगी। फिलहाल लू किंग के पास ऐसी समस्याओं से निपटने की क्षमता नहीं थी। फिलहाल मुझे शांत रहना चाहिए। एक बार जब मैं आंतरिक अंगों के क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा या मेरे गुरु आधिकारिक तौर पर पूर्व स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर लेंगे, तो मुझे दुनिया की अधिकांश शक्तियों से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। लू किंग ने अपने लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया था। उसने खुद को याद दिलाया कि उसे अपनी नई मिली ताकत से आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। ची और रक्त का क्षेत्र मार्शल कला के मार्ग का केवल पहला कदम था। उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। अगर वह अभी अहंकारी हो गया तो भविष्य में वह मार्शल आर्ट के शिखर तक कैसे पहुंच पाएगा। कुछ आत्मचिंतन के बाद लू किंग ने अपनी सफलता से उत्पन्न उत्साह को शांत किया और अपना सामान्य संयम वापस पा लिया। वह बैठ गया, धीरे धीरे अपनी सांसों को समायोजित किया, फिर मन को शांत करने और हृदय को शुद्ध करने की अवस्था में प्रवेश किया और अपनी जेब से चांदी का एक टूटा हुआ टुकड़ा निकाला। इस दौरान उनका अधिकांश समय रक्त की पूर्ति और ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियों को आत्मसात करने और अपने मार्शल क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में व्यतीत हुआ था। रून अक्षरों के बारे में उनकी समझ कुछ हद तक उपेक्षित रही थी। अब जबकि उसने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर ली थी और उसे टेंडन और बोन्स क्षेत्र के लिए तैयारी करने के लिए समय चाहिए था, वह रून अक्षरों को समझना जारी रख सकता था। टूटी हुई चांदी को पकड़े हुए लू किंग ने मन को शांत करने और हृदय को शुद्ध करने की अवस्था में उसका अवलोकन किया। हालांकि उन्होंने हाल ही में प्रतीकों को समझने में ज्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन उन्होंने कभी कभी चांदी पर बने पैटर्न का अध्ययन किया था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि एक और गंभीर प्रयास से वे चांदी पर बने पैटर्न को पूरी तरह से समझ सकते हैं। पहाड़ी हवा धीरे धीरे बह रही थी, जिससे बांस के पत्तों के बीच हल्की सी आवाज गूंज रही थी। बांस के बीचों बीच से सूरज की रोशनी धीरे धीरे अंदर आ रही थी। सब कुछ बेहद आरामदेह और संतुष्टिदायक लग रहा था। इस वातावरण में लू किंग चुपचाप चांदी पर बने रहस्यमय पैटर्न को समझने की कोशिश कर रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया, सूरज की रोशनी धीरे धीरे तिरछी होती गई। फिर भी लू किंग का शरीर स्थिर रहा, उसका पूरा ध्यान चांदी पर केंद्रित था। अंततः जैसे ही शाम ढलने लगी, अचानक उसकी आंखों में प्रकाश की एक चमक दिखाई दी।